मेरे प्यारे दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि सब्र की सीमा कहां तक होती है? एक समय था जब मैं एक पत्नी थी, एक ऐसी महिला जो मानती थी कि प्यार हर कमी को ढक सकता है और अगर मैं धैर्य रखती रही और सहती रही तो एक दिन शांति जरूर आएगी। लेकिन मेरा यह विश्वास चकनाचूर हो गया। उस एक निर्णायक रात, कान फाड़ देने वाले संगीत और चकाचौंध रोशनी के नीचे दुनिया में मेरे सबसे प्यारे पति ने खुद अपने पाखंड का नकाब नोच फेंका और मुझे अपमान के अंतहीन अंधेरे में धकेल दिया। और उसी कीचड़ जैसे गाढ़े अंधेरे में आखिरकार मुझे मेरी अपनी रोशनी मिली। यह कहानी उसी रात का लेखा जोखा है। एक ऐसा पल जब सब कुछ ढह गया और सब कुछ फिर से शुरू हुआ। दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन के एक आलीशान बंगले से आता संगीत का शोर मेरे कानों में हजारों सुइयों की तरह चुभ रहा था। लेकिन यह उस दर्द के आगे कुछ भी नहीं था जो मेरे दिल को टुकचे टुकचे कर रहा था। मैं उस भव्य लिविंग रूम के बीच में एक वीरान द्वीप की तरह खड़ी थी। मेरे पति विक्रम राठौर की कंपनी की 3री सालगिरह की पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी। मेरे चारों ओर ब्रांडेड सूट पहने पुरुष व्हिस्की के गिलास थामे हुए थे, जबकि कुछ महंगे सिगार का धुआं उड़ा रहे थे। उनके बगल में चमचमाती साड़ियों और गाउन में लिपटी महिलाएं ऐसे गहनों का प्रदर्शन कर रही थीं जिनकी कीमत एक छोटे मोटे घर के बराबर थी। वे सभी मेरे पति के बिजनेस पार्टनर और हाई सोसाइटी के दोस्त थे। जेड ग्रीन रंग की एक साधारण सिल्क की साड़ी मैं एक भटकी हुई अजनबी की तरह महसूस कर रही थी। अपने ही घर में मैं एक मुरझाए हुए सजावटी सामान से ज्यादा कुछ नहीं थी। मैंने अपने कांपते हुए शरीर को शांत करने की कोशिश करते हुए अपने ठंडे हाथों को भींच लिया। मेरे पति विक्रम अपने 2 सबसे अच्छे दोस्तों सुरेश गुप्ता और राजेश मेहरा के साथ भीम के बीच में खाए थे। तीनों नशे में थे, उनके चेहरे लाल थे और वे होर से हंसते बोलते हुए बातें कर रहे थे। मैं कभी उनके साथ घुल मिल नहीं पाई। मेरे लिए वे सफल व्यवसायी नहीं बल्कि कम होर शिकार पर झपटने के लिए तैयार भेजियों का झुंड थे। जांचकर उनकी वासना भरी निगाहें जो हमेशा मुझे सिर से पांव तक नग्न कर देती थीं, ये हमेशा मुझे घृणा से भर देता था। हमारे डायरेक्टर विक्रम साहब की सफलता के लिए एक जाम हो जाए। तोंद वाले और नशीली आंखों वाले सुरेश गुप्ता ने अपना गिलास ऊंचा उठाते हुए चिल्लाया, सिर 3 सालों में इतनी महबूत नींव खड़ी करना अब वह कोई मामूली हस्ती नहीं रहे। विक्रम अहंकार से मुस्कुराया, एक ही घूंट में अपनी व्हिस्की खत्म की और फिर मेरी तरह एक नजर डाली। यह एक ठंडी, मालिकाना और हुक्म से भरी नजर थी जिसमें प्यार का एक कतरा भी नहीं था। मेरी आज की सफलता, क्या यह सब मेरी पत्नी की बदौलत नहीं है? उसके दोस्त एक चास अंदाज में हंसे, एक ऐसी हंसी जिसमें मनाक और ताना भरा हुआ था। हाँ, घर संभालने में उनका योगदान तो है ही, राजेश मेहरा ने बीच में टोका। लेकिन मेरी पत्नी बिजनेस के बारे में क्या जानती है? फिर उसने आगे कहा, लेकिन हमें यह मानना पड़ेगा, अनन्या जी दिन ब दिन और भी खूबसूरत होती जा रही हैं, है ना विक्रम? सुरेश ने अपनी कामुक आंखों से मुझे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, बिल्कुल बिल्कुल। अफसोस है कि इतनी खूबसूरत औरत को सिर्फ घर में ही रखा जाता है। क्यों ना आज रात तुम हमारे लिए, अपने इन बड़े भाइयों के लिए कुछ चास पे। डायरेक्टर विक्रम, मेरा दिल जैसे पेट में आ गिरा। उनका गंदा खेल फिर से शुरू होने वाला था। यह पहली बार नहीं था। मैंने अपना सिर झुका लिया, यह दिखावा करते हुए कि मैंने कुछ नहीं सुना, इस उम्मीद में कि विक्रम उन्हें रोक देगा। लेकिन यह एक बहुत ही भोली उम्मीद थी। कुछ गिलास शराब के बाद मेरा पति एक बिल्कुल अलग इंसान बन जाता था। उसे अपने दोस्तों के गंदे सुझावों में मड़ा आता दिख रहा था। वह उस तरह का इंसान था जिसे दूसरों पर, जाकर अपनी पत्नी पर पूरा अधिकार फार्म माने में मड़ा आता था। वह ललखाते हुए मेरी तरफ आया और मेरी बाह को बेदर्दी से पकड़ लिया। वह मुझे खींचकर लिविंग रूम के बीच में ले गया जहां सबकी नजरें हम पर टिकी थीं। ठीक है, क्योंकि आज रात मेरा मूड बहुत अच्छा है, मैं तुम लोगों को एक खूबसूरत नजारा दिखाऊंगा। उसने मेरे कान में फुसफुसाया। उसकी आवाज बर्ज की तरह ठंडी थी। डार्लिंग, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मैं बुरी तरह कांप रही थी। उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। विक्रम जी, आप नशे में हैं, सब लोग हमें देख रहे हैं। मैंने तुमसे पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? उसकी आवाज ऊंची हो गई। मेरी कलाई पर उसकी पक्का इतनी महबूब थी कि मैं चीना चाहती थी।
मच्छर की भिनभिनाहट जैसी धीमी आवाज में मैंने जवाब दिया, जी। वह एक पागल की तरह जोर जोर से हंसा। तो फिर साबित करो, चलो एक खेल खेलते हैं, बस अपने कपड़े उतारो और हमारे सामने एक गाने पर नाचो। फिर उसने कहा, अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम्हारे पिताजी की कंपनी के साथ उस कॉन्ट्रैक्ट पर तुरंत साइन कर दूंगा जिसके लिए तुम इतने दिनों से कह रही हो। मेरे पिताजी गंभीर रूप से बीमार थे और हमारे परिवार की छोटी सी कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी। विक्रम यह जानता था। वह जानता था कि यह मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसने मेरे परिवार के अस्तित्व को अपने गंदे खेल के लिए दांव पर लगा दिया था। मेरा पूरा शरीर जम गया। मेरे कान सुन्न हो गए। संगीत का शोर और उसके दोस्तों की हंसी अब सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे सिर्फ अपने टूटते हुए दिल की आवाज सुनाई दे रही थी। जिल्लत, यह सबसे भयानक अपमान था जिसकी मैं कल्पना कर सकती थी। मैंने अपना सिर उठाया और अपनी सास रत्ना देवी को देखा जो पास ही के सोफे पर बैठी थीं। उन्होंने सिर्फ अपने होठों का कोना हल्का सा उठाया, एक संतुष्ट मुस्कान के साथ, जैसे वह कोई दिलचस्प ड्रामा देख रही हों। पिछले 5 सालों में उन्होंने मुझे कभी भी अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया था। क्यों नहीं करना चाहती? विक्रम ने ताना मारते हुए उकसाया। तुम्हारा प्यार बस इतना ही है, एक ऐसा प्यार जो एक कागज के कॉन्ट्रैक्ट के बराबर भी नहीं। उसका हर शब्द मेरे आत्मसम्मान में हारों सुइयों की तरह चुभ रहा था। आंसू बस छलकने ही वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें पूरी ताकत से निगल लिया। यहां रोना और गेही-गेहाना उन्हें और खुश करेगा। मैं तंग आ चुकी थी, सचमुच तंग आ चुकी थी। पिछले 5 सालों से मैं एक परछाई की तरह जी रही थी, अपनी सास के ताने और अपने पति के गंदे खेल सह रही थी। मुझे विश्वास था कि मेरा बलिदान एक दिन परिवार में शांति लाएगा, लेकिन मेरी अच्छाई और कमजोरी ने उन्हें और भी ज्यादा उग्र बना दिया था। आज रात उसने खुद मेरे सब्र का आखिरी धागा तोड़ दिया था। उस पल मेरे अंदर का सारा डर और समर्पण गायब हो गया। उसकी जगह एक अजीब सी शांति ने ले ली, एक ऐसे इंसान की शांति जिसके पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे मैंने अपना सिर उठाया और सीधे विक्रम की आंखों में देखा। मेरी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक खाली और ठंडा शून्य था। ठीक है, मेरी आवाम मेरे अपने कानों को भी अजनबी लगी। मैं यह खेल खेलूंगी। कमरे में तुरंत सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने पानी डाल दिया हो। यहां तक कि विक्रम भी एक पल के लिए हैरान रह गया, क्योंकि मैं इतनी आसानी से मान गई थी। उसने सोचा होगा कि मैं रोऊंगी, चीजूंगी और गिंगिचाऊंगी। उसके होठों पर जीत की मुस्कान और चौई हो गई। हाँ, यह हुई ना मेरी पत्नी वाली बात। मैंने अब उसकी तरह नहीं देखा। मैं उन लोगों की तरह मुई जो सांस रोके यह तमाशा देख रहे थे। उन पुरुषों की लालची और वासना भरी निगाहें मुझ पर स्पॉटलाइट की तरह टिकी थीं। मैंने एक गहरी सांस ली। क्रीम रंग का पतला कार्डिगन जो मैंने पहना था अचानक टन भर भारी महसूस होने लगा। बहुत धीरे धीरे मैंने अपने दोनों हाथ उठाए और अपने कार्डिगन के दोनों कॉलर पखे। मेरी हर हरकत शालीन और शांत थी, बिना किसी हिचकिचाहट के। शोर शराबे वाली हंसी गायब हो चुकी थी, सिर्फ एक अजीब माहौल वाला संगीत बज रहा था। सब इंतजार कर रहे थे, उस पल का इंतजार कर रहे थे जब मेरे अपमान का दुनिया के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। शांति से मैंने अपना बाहरी कपड़ा उतार दिया। कार्डिगन मेरे कंधों से आसानी से फिसलकर फर्श पर गिर गया और उस पल कमरे में मौजूद हर कोई, मेरा पति, मेरी सास और उसके गंदे दोस्त, सब जम गए। मेरे पति के होठों पर खिंची जीत की मुस्कान गायब हो गई। सुरेश गुप्ता के हाथ से व्हिस्की का गिलास फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया। यहां तक कि सोफे पर बैठी रत्ना देवी भी अचानक खाही हो गईं। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, जैसे उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास न हो रहा हो। कमरे में एक पूर्ण सन्नाटा छा गया, एक ऐसा सन्नाटा जो चीहों से भी ज्यादा डरावना था। मेरे प्यारे दर्शकों, मैंने उन्हें ऐसा क्या दिखाया था जिसने सबको इतना हैरान कर दिया? और इस रात के बीत जाने के बाद मेरी जिंदगी में कैसा नया अध्याय शुरू होगा? अगर आप जवाब जानने के लिए उत्सुक हैं और अन्याय के इलाज मेरी इस यात्रा में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो कृपया अपने पसंदीदा चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी नोटिफिकेशन ऑन करें। कहानी का अगला हिस्सा देखना न भूलें। माहौल बहुत भारी और घुटन भरा हो गया था। संगीत जो पहले कामुक लग रहा था, अब एक उदास मातम के गीत जैसा लग रहा था। मेरा कार्डिगन ठंडे मार्बल के फर्श पर चुपचाप पचा था, जैसे किसी आत्मा का टुकड़ा जिसे अभी अभी छीन लिया गया हो।
सभी निगाहें जो पहले लालच और उत्सुकता से चमक रही थीं, अब एक छिपे हुए जौ के साथ मुझ पर टिकी थीं। मैं अभी भी उस आलीशान झूमर के नीचे कमरे के बीच में खड़ी थी, लेकिन मुझे नग्न महसूस नहीं हो रहा था। इसके बजाय मुझे लगा जैसे मैंने एक अदृश्य कवच पहन रखा हो। मेरी पतली सिल्क की साड़ी के नीचे जो मैंने उन्हें दिखाया, वह मेरी त्वचा नहीं थी, बल्कि एक कागड़ का टुक्का था जो मेरे सीने के सामने पिन से करीने से लगा हुआ था। एक सफेद आचार साई का कागड़, उस पर एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर छपी थी, जिसमें एक छोटे बनते हुए भ्रूण का आकार दिख रहा था। साथ में सान सान लिखा था, गर्भावस्था 6 सप्ताह, स्वस्थ दिल की धड़कन का पता चला। हाँ, मैं गर्भवती थी। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद, अनगिनत बार चुपके से अस्पताल के चक्कर काटने के बाद, अपनी सांस से यह ताना सुनने के बाद कि बांझ पेज पर कभी फल नहीं लगते, आखिरकार भगवान ने मुझ पर दया की थी। मुझे यह सच आज सुबह ही पता चला था। इस नर्क जैसी पार्टी के शुरू होने से ठीक पहले मैं विक्रम को एक सरप्राइज देना चाहती थी। मैं यह खुशखबरी एक रोमांटिक माहौल में देना चाहती थी, लेकिन उसी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। तुम गर्भवती हो? विक्रम की आवाज कांप रही थी। उसकी आंखों में भरा अहंकार पल भर में गायब हो गया। उसकी जगह एक अविश्वासी भ्रम ने ले ली। उसने मेरे सीने पर लगी अल्ट्रासाउंड की तस्वीर को घूरा और फिर मेरे चेहरे को देखा, जैसे यह सुनिश्चित कर रहा हो कि यह सच है या कोई मजाक। मैंने जवाब नहीं दिया, बस अपने होठों का एक कोना हल्का सा उठाया। एक ऐसी मुस्कान जो आंसुओं से भी एक ज्यादा कचवी थी। क्यों? खेल अभी खत्म नहीं हुआ है ना? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके दोस्तों के सामने नाचूं? मेरे शब्द पंख की तरह हल्के थे, लेकिन वे उस कमरे में सन्नाटे को तोड़ने वाले हथौड़े की चोट की तरह लगे। उसके दोस्त सुरेश और राजेश अब पीले पड़ चुके थे और सिर झुकाए खाए थे। मुझ पर नर डालने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। ऐसा लगता था कि उनकी कामुकता में भी एक सीमा थी जिसे वे लांघने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। उनमें अपने दोस्त के होने वाले बच्चे की मां के साथ खिलवाड़ करने का साहस नहीं था, लेकिन मेरी सास रत्ना देवी अलग थी। उसका आश्चर्य जल्दी ही गुस्से और द्वेष में बदल गया। वह उठी और मुझ पर झपटी। उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं। गर्भवती? किसका बच्चा है यह? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे परिवार को इस तरह की चाल से धोखा देने की? किसे पता यह विक्रम का बच्चा है या किसी और मर्द का? उनके मुंह से निकला हर शब्द मेरे दिल में चुभने वाला खंजर था। ऐसे समय में भी वह मेरा अपमान कर रही थीं और मेरी वफादारी पर शक कर रही थीं। यह सुनकर विक्रम जैसे होश में आ गया। मेरा बचाव करने के बजाय उसने अपनी मां के आरोपों का खंडन तक नहीं किया। इसके बजाय उसकी आंखों में शक की एक लकीर उभरने लगी। हाँ, यह भी सही है। तुमने मुझे अब क्यों बताया? इतने दिनों से तुम कहां कहां जाती रही हो? किससे मिलती रही हो? उसने अपनी मां का पक्ष लिया। मुझसे ऐसे पूछताछ कर रहा था जैसे मैं कोई अपराधी हूं। तो उनकी नौर में मैं न सिर्फ बेकार थी, बल्कि एक ऐसी औरत भी थी जो अपनी इल्लत की परवाह नहीं करती। मैंने जो प्यार और विश्वास इतने सालों तक दिया, उसकी कोई कीमत नहीं थी। मेरे अंदर का दुख एक ठंडे गुस्से में बदल गया। मुझे उम्मीद थी कि यह बच्चा एक उम्मीद की किरण बनेगा जो हमारे रिश्ते को सुधार सकता है, जो उसे होश में ला सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बच्चे ने तो और भी साथ कर दिया था कि उनकी असली हितरत कितनी गिरी हुई है। मैं न तो रोई, न ही अपना बचाव किया। मैं जानती थी कि इस समय कोई भी सच्चाई बेकार होगी। शांति से मैंने अपनी साड़ी से अल्ट्रासाउंड की तस्वीर हटाई, उसे सावधानी से मोमा और अपने पर्स में रख लिया। फिर मैं झुकी, रश पर पाड़े कार्डिगन को उठाया और उसे शान से दोबारा पहन लिया। मेरी इस हरकत ने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने शायद उम्मीद की थी कि मैं रोऊंगी और गिंगिलाऊंगी। मैं थक गई हूं, आप लोग अपनी पार्टी का मना लीजिए, मैंने एक अजीब तरह से शांत आवाज में कहा। फिर मैं सीहियों की तरमुही उस जमी हुई भी और शक और शर्म से भरे उस हंगामे को पीछे छोड़कर एक एक करके मैं मार्बल की सीहियां छोड़ने लगी। मुझे वह पहला दिन याद आया जब मैंने इस घर में दम रखा था। मुझे अतीत का विक्रम याद आया, एक गरीब लेकिन महत्वाकांक्षी आर्किटेक्चर का छात्र। हम एक बुक कैफे में मिले थे जहां मैं अपनी पढ़ाई का जर्च निकालने के लिए पार्ट टाइम काम करती थी। उसके पास न पैसा था न रुतबा, लेकिन उसके पास एक सच्चा दिल और सपनों से भरे डिजाइन का एक ढेर था। उसने मुझे सड़क किनारे तोछे गए जंगली फूलों के एक गुलदस्ते से आकर्षित किया था। उन रातों से
जब हम एक साथ एक रोटी का टुकड़ा खाते हुए एक उज्जवल भविष्य के सपने देखते थे। उसने कहा था कि उसे मेरी सादगी, मेरी मासूमियत और मेरा महबूत इरादा पसंद है। उसने वादा किया था कि वह मुझे एक खुशहाल जिंदगी देने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। मैंने उस पर एक भोली भाली लड़की के दिल से विश्वास किया था, जिसे दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं उससे प्यार करती थी। मेरे माता पिता गांव में किसान थे। जब मैं उसे घर ले गई तो उन्होंने इसका विरोध किया। उन्हें डर था कि मैं दुखी रहूंगी, लेकिन मैंने अपने माता पिता की इच्छा के इलाज जाकर उसके लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। हमारी शादी के दिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था, सिर्फ 2 मुट्ठियां और एक प्यार जो हमेशा के लिए रहने वाला लगता था। हमने एक छोटा सा किराए का कमरा लिया और बिजनेस शुरू किया। मैंने उसकी मदद के लिए अपनी छोटी मोटी बचत और अपनी मां का दिया हुआ हार भी बेच दिया, ताकि वह एक छोटा आर्किटेक्ट ब्यूरो स्थापित कर सके। शुरुआत में बहुत मुश्किल थी। मैं उसके लिए अकाउंटेंट, HR, यहां तक कि सेल्स स्टाफ का भी काम करती थी। रात में हम दोनों ड्राइंग टेबल पर झुके रहते थे। मुश्किल था, लेकिन हम बहुत सुस्त थे। फिर उसकी कंपनी को पहली सफलता मिलने लगी। बबे बबे प्रोजेक्ट आने लगे और पैसा भी बहने लगा। हम उस तंग कमरे से एक अपार्टमेंट में और फिर इस आलीशान घर में आ गए। हमारी जिंदगी बदल गई और वह भी बदल गया। वह सीधा सादा नौजवान नहीं रहा। वह दिखावे और मेलजोल का आदी होने लगा। वह सुरेश और राजेश जैसे लोगों के साथ उठने बैठने लगा। जिन लोगों से वह कभी नैरत करता था, वह ज्यादातर देर से घर आने लगा और उसके शरीर से हमेशा शराब और किसी अजनबी औरत के परफ्यूम की महक आती थी। मेरी सास रत्ना देवी, जो विधवा हो चुकी थीं, भी हमारे साथ रहने लगीं। शुरुआत से ही वह मुझे पसंद नहीं करती थीं। उन्हें लगता था कि मैं बस एक भाग्यशाली गांव की लाकी हूं, जिसने उनके बेटे को फंसा लिया है जो उसके लायक नहीं है। जब विक्रम की कंपनी सफल हुई तो उनके ताने और भी खुलेआम हो गए। वह मेरे कपाए पहनने के तरीके से लेकर मेरे चलने के तरीके और उन्हें पोता न दे पाने की मेरी अक्षमता तक हर चीज की आलोचना करती थी। विक्रम मेरी रक्षा करने के बजाय हमेशा अपनी मां का पक्ष लेता था। मां अकेली हैं, तुम थोड़ा सब्र रखो, वह कहता था। मेरा सब्र एक आदत बन गया, फिर एक माबूरी। मैं खुद को धोखा देती रही कि परिवार की शांति बनाए रखने के लिए कोई भी बलिदान जाए है। मुझे एहसास नहीं हुआ कि मेरी चुप्पी ही उस बुराई को बढ़ावा दे रही थी। दूसरी मंजिल पर मेरा आजिरी जदम। मैं रुकी और नीचे लिविंग रूम की तरमा देखा। पार्टी खत्म हो चुकी थी। मेहमान उस अजीब माहौल से तंग आकर एक एक करके चले गए थे। अब सिर्फ उनका परिवार वहां इकट्ठा होकर कानाफूसी कर रहा था। यकीनन मेरे बारे में बात कर रहे होंगे, मेरे पेट में पल रहे बच्चे के बारे में। उन्होंने एक नया जाल बिछाना शुरू कर दिया था, एक ऐसा जाल जो पिछली रात के अपमान से भी ज्यादा चालाक और क्रूर था। मैंने बेडरूम का दरवाजा और से बंद कर दिया। वह सूखी आवाज जैसे सब कुछ ठंड होने की आवाज थी। मैं खुद को उस पाखंड और द्वेष से भरी बाहरी दुनिया से अलग कर लेना चाहती थी। मैं ठंडे लकजी के दरवाजे से टिककर फर्श पर फिसल गई। मेरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था, ठंड से नहीं बल्कि गुस्से और दर्द से जो अपने चरम पर पहुंच गया था। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया। कुछ घंटे पहले मैं एक ऐसी पत्नी थी जो अपने पति को दुश्मनी सुनाने के लिए उत्साहित थी। अब मैं एक ऐसी औरत बन गई थी जिसका अपमान किया गया, जिस पर आरोप लगाया गया और जिस पर दुनिया के सबसे प्यारे इंसान ने शक किया। मेरे गर्भ में पल रहा बच्चा प्यार का फल और परिवार को जोड़ने वाला धागा होना चाहिए था, लेकिन अब उनकी नजर में वह एक कांटा बन गया था, मुझे कुचलने और सताने का एक वेरिया। मैंने अपने पेट को सहलाया जहां वह छोटी सी जिंदगी पल रही थी। आंसू फिर से बह निकले, लेकिन इस बार यह कमोरी के आंसू नहीं थे, बल्कि नजरत के आंसू थे। बेटा, अपनी मां को माफ कर देना। मां तुम्हें एक अच्छा पिता और एक पूरा परिवार नहीं दे सकी, लेकिन मां वादा करती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मां तुम्हारी रक्षा करेगी। इस घर में अपमान भरे दिनों की यादें साथ साथ उभर आईं। 1 साल पहले जब मैंने हलती से रत्ना देवी का पसंदीदा क्रिस्टल का गिलास तो की दिया था, तो मुझे 3 घंटे तक लिविंग रूम में घुटनों के बल खचा रहने की सजा मिली थी। विक्रम जब काम से घर लौटा तो उसने मुझे सूजे हुए घुटनों और आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ देखा। मुझे उम्मीद थी कि वह मुझे उठने में मदद करेगा, इंसाज का एक शब्द कहेगा,
लेकिन उसने सिर्फ एक नजर मुझ पर डाली और ठंडे स्वर में कहा, खलती की है तो सजा तो मिलेगी ही, ताकि तुम्हें जिंदगी भर याद रहे। अगली बार से लापरवाह मत होना। उस रात जब मैं थके हुए शरीर के साथ कमरे में गई तो उसने बिना किसी अपराध बोध के अपनी सेवा करने के लिए कहा। उसने कहा, यही माजी मांगने का तरीका है। मैं सिर्फ दांत भींचकर सह सकती थी। मैं एक बेजान गुइया की तरह महसूस कर रही थी। मुझे 6 महीने पहले मेरा जन्मदिन भी याद आया। पिछले कुछ सालों में यह एकमात्र दिन था जब विक्रम मुझे डिनर पर ले गया था। मैं बहुत सुस्त थी और चूबसूरती से तैयार हुई थी। मुझे उम्मीद थी कि यह एक नई शुरुआत होगी। यह इस बात का सबूत होगा कि वह अब भी मेरी परवाह करता है। लेकिन रेस्टोरेंट पहुंचकर मुझे एहसास हुआ कि यह एक बिजनेस डिनर था। खाने के दौरान वह बिजनेस की बातें करने और अपने सहयोगियों के साथ जाम टकराने में व्यस्त रहा, जबकि मैं के एक कोने में अकेली छोड़ दी गई थी। पार्टी खत्म होने के बाद वह बुरी तरह नशे में था। मुझे अकेले ही उसे सहारा देकर कार तक ले जाना पड़ा। घर लौटते समय क्योंकि मैंने हल्लत रास्ता ले लिया, वह गुस्से में आ गया और मुझे हर तरह की गालियां दी। उसने बीच फ्लाईओवर पर कार रोकी, मुझे बाहर धकेला और फिर तेजी से चला गया, मुझे ठंडी रात में अकेले छोड़कर। मुझे टैक्सी मिलने से पहले लगभग 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। जब मैं घर पहुंची तो वह गहरी नींद में सो चुका था। अगली सुबह उसे पिछली रात की कोई घटना याद नहीं थी। उसने सिर्फ शिकायत की, तुमने सोने से पहले मेरे कपड़े क्यों नहीं बदले? ये दर्दनाक यादों के टुकड़े मेरे दिल को चीर रहे थे। मुझे मेरी अपनी मूर्खता और अंधेपन का एहसास करा रहे थे। मैं इतने लंबे समय तक कैसे सहती रही? मैं क्यों उस प्यार से चिपकी रही जो बहुत पहले ही मर चुका था? शायद इसलिए क्योंकि मैं बहुत अकेली थी। मेरे माता पिता गांव में बीमार रहते थे और मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। मेरा सारा समय और दिल विक्रम और इस परिवार के लिए समर्पित था, इसलिए मेरे लगभग कोई दोस्त नहीं थे। मैंने खुद को अलग थलग कर लिया था, खुद को एक सोने के पिंजरे में बंद कर लिया था और सोचती थी कि यही खुशी है। लेकिन आज रात वह पिंजरा चकनाचूर हो गया। मैं पिंजरे के अंदर नहीं मरी, मैंने अपने पंख फिर से फंफाए। एक दर्दनाक सच्चाई मेरे दिमाग में कौंधी। पिछली रात पार्टी से पहले जब मैं कमरे में कपड़े बदल रही थी, मैंने हल्लती से विक्रम को सुरेश के साथ फोन पर बात करते हुए सुन लिया। दरवाजा थोड़ा खुला था। मैंने सिर्फ कुछ शब्द सुने, लेकिन वे मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा करने के लिए काई थे। चिंता मत करो, आज रात एक दिलचस्प शो होगा। मेरी पत्नी आजकल मुझसे बाण लड़ाने लगी है, इसीलिए मुझे इस मौजे का इस्तेमाल उसे सबक सिखाने के लिए करना होगा ताकि उसे अपनी जगह पता चले। कैसा शो बताओ तो? हमेशा की तरह मैं उसे सबके सामने बुरी तरह अपमानित करूंगा, ताकि आज रात के बाद वह फिर कभी अपना सिर उठाने की हिम्मत न करे। उस समय मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने खुद को दिलासा दिया, शायद मैंने गलत सुना हो, वह इतना क्रूर नहीं हो सकता। लेकिन पार्टी में जो हुआ उसने सब कुछ साबित कर दिया। मेरा अपमान नशे में की गई कोई अचानक की हरकत नहीं थी, यह सब पहले से ही योजनाबद्ध था। उसने जानबूझकर मुझे झुकाने और अपनी सत्ता कायम करने के लिए ऐसा किया था। वह मुझे एक पालतू कुत्ता बनाना चाहता था जो सिर्फ आज्ञा मानना जानता हो। उसकी क्रूरता और बेरहमी ने इंसानियत की हदें पार कर दी थीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अनन्या, दरवाजा खोलो, मुझे कुछ बात करनी है। यह विक्रम की आवाज थी। उसके नशे का असर खत्म हो गया था। उसकी जगह एक सोची समझी आवाज ने ले ली थी। मैंने एक गहरी सांस ली और जल्दी से अपने आंसू पोंछे। यह नाटक अभी खत्म नहीं हुआ था। मैं उठी और दरवाजा खोला। विक्रम अंदर आया। उसके पीछे रत्ना देवी थीं। विक्रम के चेहरे पर अब गुस्सा नहीं बल्कि थकान और झूठा पछतावा था। रत्ना देवी हाथ बांधे खड़ी थीं। उनका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं एक कदम पीछे हट गई। मुझे मार कर दो, उसने धीमी आवाज में कहा। मैं उस वक्त बहुत नशे में था। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कह रहा हूं और क्या कर रहा हूं। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? रत्ना देवी ने खांसकर बीच में टोका। उसने मारी मांग ली है ना? कौन सी बड़ी बात हो गई? नशे में आदमी कुछ भी कह या कर सकता है। एक पत्नी होने के नाते तुम्हें अपने पति को समझना चाहिए। मैंने उन मां बेटे को बारी बारी से देखा। एक आरोपी की भूमिका निभा रहा था, दूसरा फैसला सुनाने वाले जज की। एक आदर्श नाटक। मैं सिर्फ उन्हें चुपचाप देखती रही। मेरी चुप्पी ने विक्रम को थोड़ा भ्रमित कर दिया। वह पास आया
और भी ज्यादा गहंगियाती हुई आवाज़ों में बोला, अनन्या, अब गुस्सा छोड़ भी दो। तुम गर्भवती हो। अगर तुम तनाव में रहोगी तो यह हमारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। यह मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। मैं इसे दोबारा नहीं दोहराऊंगा। मैं वादा करता हूं, वादा। अब उसके वादे की कीमत कितनी सस्ती हो गई थी, लेकिन मुझे अभिनय जारी रखना था। धीरे धीरे मैंने अपना सिर उठाया और उसे भीगी आंखों से देखा। क्या आप सच में वादा कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं कसम खाता हूं। मैं तुम्हारे और हमारे बच्चे के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करूंगा। मैं तुम्हें फिर कभी दुख नहीं दूंगा। उसने अपना हाथ ऐसे उठाया जैसे वह आसमान की कसम खा रहा हो। मैंने उसकी आंखों में गहराई से देखा, थोड़ी सी भी सच्चाई खोजने की कोशिश की, लेकिन मुझे सिर्फ पाखंड दिखाई दिया। मैं जानती थी कि वह विनम्रता का नाटक पछतावे के कारण नहीं, बल्कि मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे के कारण कर रहे हैं। उन्हें इस बच्चे की जरूरत थी। रत्ना देवी को वंश को आगे बढ़ाने और परिवार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए एक पोते की जरूरत थी। विक्रम को मुझे बांधने और मुझ पर नियंत्रण जारी रखने के लिए एक बच्चे की जरूरत थी। एक कमजोर आवाज में मैंने धीरे से सिर हिलाया। मैं आप पर विश्वास करूंगी, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। मुझे अब नाराज न देखकर विक्रम ने राहत की सांस ली। रत्ना देवी के भाव भी नरम हो गए। हाँ, ये हुई ना बात। अब अच्छी तरह से आराम करो। मेरे अनमोल पोते का चुप ख्याल रखना। ऐसा कहने के बाद वह जाने के लिए मुई, लेकिन एक मतलब से भरा वाक्य कहना नहीं भूली। यह सुनिश्चित करने के लिए कल हम फिर से अस्पताल में जांच कराएंगे। हमारे परिवार के अस्पताल में ही तभी भरोसा किया जा सकता है। उन्होंने अपना खेल शुरू कर दिया था। मेरा अजन्मा बच्चा भी उनके हाथों में एक औजार बन गया था। यह लाई मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाली थी। दरवाजा बंद हो गया और एक घुटन भरी खामोशी फिर से छा गई। रत्ना देवी के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। हमारे परिवार के अस्पताल में ही तभी भरोसा किया जा सकता है। इसका मतलब था आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहां वह मुख्य शेयरधारकों में से एक थीं। मैं उनके इरादे को अच्छी तरह जानती थी। वह मुझ पर विश्वास नहीं करती थीं। वह सब कुछ नियंत्रित करना चाहती थीं, जिसमें मेरी और मेरे बच्चे की सेहत की जानकारी भी शामिल थी। मेरी पीठ में सिहरन दौड़ गई। अगर मैं वहां गई तो मेरी जांच के सभी परिणाम और मेरे बच्चे के बारे में जानकारी उनके हाथ लग जाएगी। वह क्या कर सकती थीं? वह सच को तो मरोड़ सकती थीं। मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए कोई और नाटक रच सकती थीं। मैं इसके बारे में और नहीं सोचना चाहती थी। मैं एक काटने वाले बोर्ड पर मछली की तरह थी और वे मुझे किसी भी समय काटने के लिए तैयार चाकू थे। मैं सिर बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकती थी। मुझे एक रास्ता खोजना था, लेकिन कहां? मेरे माता पिता? नहीं, यह संभव नहीं है। विक्रम और उसकी मां यकीनन वहां तक पहुंच जाएंगे और मेरे माता पिता पर दबाव डालेंगे। मैं उनका बोझ और नहीं बढ़ा सकती थी। मेरे इस भ्रम के बीच मेरे दिमाग में एक नाम आया, मेरी गॉडमदर मिसे हेलेना डिसूआ। वह मेरी दिवंगत मां की सबसे अच्छी दोस्त थीं। मेरी मां के निधन के बाद उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला। मिसे हेलेना एक असाधारण महिला थीं। वह अपने समय की एक सम्मानित महिला उद्यमी थीं, जिन्होंने शून्य से एक विशाल टेक्सटाइल ग्रुप बनाया था। हालांकि अब वह सेवानिवृत्त हो चुकी थीं, लेकिन व्यापार की दुनिया में उनका प्रभाव और नेटवर्क अभी भी बहुत महबूब था। इससे भी ज्यादा वह बहुत बुद्धिमान और तेज थीं, जो लोगों के दिलों को पाट सकती थीं। शुरुआत से ही वह विक्रम को पसंद नहीं करती थीं। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था, उस नौजवान की आंखों में चालाकी भरी है, सावधान रहना बेटी। लेकिन उस समय मैं प्यार में अंधी थी और उनकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया। अब एकमात्र व्यक्ति जो मेरी मदद कर सकता था वह वही थी। मैंने आधी रात होने तक इंतजार किया। जब मुझे यकीन हो गया कि विक्रम और मेरी सास सो चुके हैं, चुपके से मैंने दरवाजा खोला और दबे पांव सीढ़ियों से नीचे उतरी। मैंने बत्ती जलाने की हिम्मत नहीं की। सिर खिड़की से आ रही हल्की रोशनी पर निर्भर थी। मैंने लिविंग रूम में रखे लैंडलाइन होन का इस्तेमाल मिसे हेलेना को होन करने के लिए किया। मुझे डर था कि विक्रम ने शायद मेरे मोबाइल में कोई ट्रैकिंग ऐप लगा रखा हो। कई बार घंटी बजने के बाद दूसरी तरह से एक नींद भरी लेकिन बहुत जानी पहचानी आवाज आई। आंटी, मैं अनन्या बोल रही हूं। मेरी आवाज कांप रही थी और मैं लगभग रो पड़ी थी। मेरी आवाज सुनकर मिसे हेलेना तुरंत पूरी तरह से जाग गईं। अनन्या, क्या हुआ? बेटी, इतनी रात को झोन क्यों किया? कुछ हुआ है क्या?
मैं अपनी बात पूरी नहीं कर सकी। सिर झोन का रिसीवर पककर सिसकती रही। शांत हो जाओ बेटी, एक गहरी सांस लो, फिर धीरे धीरे बताओ कि क्या हुआ है। मिसे हेलेना की आवाज सख्त थी, लेकिन उसमें एक शांत करने वाली शक्ति थी। अपनी सिसकियों को रोकते हुए मैंने संक्षेप में सारी घटनाएं बताईं। अपमानजनक पार्टी, मेरे गर्भ में बच्चा और रत्ना देवी और उसके बेटे की बुरी योजनाएं। जब मैं बता रही थी, मैं होन के दूसरी तरह एक डरावनी खामोशी महसूस कर सकती थी। मेरे खत्म करने के बाद मिसे हेलेना ने तुरंत कुछ नहीं कहा। वह कई देर तक चुप रही, फिर एक लंबी सांस ली, फिर एक बहुत ही ठंडी और दृढ़ आवाज में उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने नहीं सुनी। लेकिन अब रोने से कुछ नहीं होगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। पहला, कभी भी उसके आशीर्वाद हॉस्पिटल मत जाना। कल सुबह कहना कि तुम्हें गर्भपात के संकेत महसूस हो रहे हैं और तुम्हें देश के सबसे अच्छे आशा किरण हॉस्पिटल जाना है। मैं वहां सब कुछ तैयार करने के लिए किसी को भेजूंगी, तो तुम्हारी सारी जानकारी सुरक्षित रहेगी। दूसरा, अभी तलाक मत लेना। अगर तुम अभी तलाक लेती हो तो तुम्हें हाल ही हाथ निकाल दिया जाएगा और बच्चे की कस्टडी तुमसे छीन ली जाएगी। वे यह कारण बताएंगे कि तुम्हारे पास कोई नौकरी और संपत्ति नहीं है और वे तुम्हारे बच्चे को ले जाएंगे। लेकिन आंटी, मैं उनके साथ एक दिन भी और नहीं रह सकती, मैंने हताशा में कहा। तुम्हें सहना होगा। मिसे हेलेना की आवाज स्टील की तरह सख्त थी। सिर्फ सहना नहीं, तुम्हें अपनी भूमिका पूरी तरह से निभानी होगी। एक बहुत दुखी पत्नी बनो, एक आज्ञाकारी बहू जो अपनी गलतियों को मानती है। तुम्हें उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि तुम पूरी तरह से हार मान चुकी हो और इस बच्चे को अपना एकमात्र सहारा मानती हो। सिर्फ तभी जब वे लापरवाह होंगे, हमारे पास कार्रवाई करने का समय होगा। कैसी कार्रवाई आंटी? मैंने पूछा, उनके इरादे को पूरी तरह से समझे बिना सबूत इकट्ठा करने की। वह तीखे स्वर में हंसी। उनके सभी धोखे और गंदे कामों का सबूत। हम सिर्फ ऐसे ही तलाड़ नहीं लेंगे, हम उन्हें उनकी हरकतों की भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देंगे। विक्रम की कंपनी आज इतनी बड़ी है तो यकीनन उसका एक काला पक्ष भी होगा। मैं किसी को इसकी तह तक जांच करने के लिए कहूंगी। और रत्ना देवी, वह लालची और दुष्ट औरत, वह भी शान नहीं हो सकती। मिसे हेलेना के शब्द मेरे शरीर में एक मजबूत बिजली के करंट की तरह दौड़े। मेरे अंदर की निराशा और डर धीरे धीरे गायब हो गए। उनकी जगह एक और भावना ने ले ली, उत्साह और बदला लेने की इच्छा। वह सही थी, मुझे टूटना नहीं था। मैं अपने बच्चे को मां के बिना पैदा नहीं होने दे सकती थी, या ऐसे परिवार में बड़ा नहीं होने दे सकती थी। फोन बंद करने के बाद मैं अब अकेला महसूस नहीं कर रही थी। मेरे पास मेरी दूसरी मां थी, एक महबूत और बुद्धिमान सलाहकार। मैं चुपके से बेडरूम में वापस गई और उस गहरी नींद में सोए हुए आदमी के बगल में लेट गई। मैंने उसका चेहरा देखा, वह चेहरा जिसे मैंने कभी बहुत प्यार किया था। अब मेरी नजरों में वह सिर्फ एक दुश्मन था। मैं तुम्हारे साथ यह नाटक जारी रखूंगी, लेकिन इस बार तुम पटकथा नहीं लिखोगे और अंत तय नहीं करोगे। अगली सुबह मैं एक स्पष्ट योजना के साथ उठी। मैं अब पिछली रात की डरी हुई अनन्या नहीं थी, मैं एक अभिनेत्री थी। मेरी भूमिका एक टूटी हुई, डरी हुई और पूरी तरह से अपने पति पर निर्भर पत्नी की थी। मैं जानबूझकर बिस्तर पर लेटी रही, माथे पर शिकन डाले और अपना पेट पखे हुए। जब विक्रम कमरे में आया तो मैंने एक कमजोर आवाज में कराहना शुरू कर दिया, जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। विक्रम घबरा गया और मेरी तरफ भागा। उसका चेहरा चिंता से भरा था। हालांकि मुझे नहीं पता था कि इसमें कितनी सच्चाई थी। क्यों? कहां दर्द हो रहा है? हम अभी अस्पताल चलते हैं। मुझे नहीं पता, मैंने कराहते हुए कहा। लगातार ऐंठन हो रही है, कहीं कल रात की वजह से तो नहीं। मैंने जानबूझकर अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया, उसे खुद अंदाजा लगाने और दोषी महसूस करने दिया। जैसा कि मैंने सोचा था, विक्रम का चेहरा बदल गया। उसने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो, मैं मां को बताता हूं, मां को जरूर पता होगा कि क्या करना है। वह जल्दी से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद रत्ना देवी अंदर आई। उनका चेहरा अभी भी नाखुश था, लेकिन थोड़ी चिंता भी थी। उन्होंने मुझे तीखी नजरों से देखा, फिर अपना हाथ मेरे माथे पर रखा। बुआर नहीं है? दर्द कैसा है? पेट के निचले हिस्से में लगातार ऐंठन हो रही है माँ जी। मैंने कुछ आंसू निकालने की कोशिश करते हुए कहा। माँ जी, मुझे डर लग रहा है, डर है कि हमारे बच्चे को कुछ हो न जाए। रत्ना देवी एक पल के लिए चुप हो गईं। मुझे पता था कि वह हिसाब लगा रही हैं।
अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो उनकी योजनाएं भी एराब हो जाएंगी। आखिरकार उन्होंने मुंह खोला, ठीक है, बाद में विक्रम तुम्हें आशीर्वाद हॉस्पिटल ले जाएगा। हम पूरी तरह से जांच कराएंगे। यह वही पल था, निर्णायक क्षण। अपना पेट पखे हुए मैंने अपना सिर हिलाया। नहीं माँ जी, आशीर्वाद हॉस्पिटल नहीं, वह तो एक सामान्य अस्पताल है, मैटरनिटी स्पेशलिस्ट नहीं। मेरी सहेलियां कहती हैं कि गर्भावस्था की शुरुआत में जाकर पहले 3 महीनों तक सबसे अच्छा आशा किरण हॉस्पिटल है। वहां के प्रोफेसर और डॉक्टर सबसे अच्छे हैं और उनके उपकरण भी सबसे उन्नत हैं। मुझे आपके पोते की चिंता है। मेरी बात ने उनकी मनोविज्ञान पर सीधा असर किया। मेरा पोता, वह मुझसे नफरत कर सकती थीं, लेकिन वह उस पोते को नजरअंदाज नहीं कर सकती थीं जिसका वह दिन रात इंतजार कर रही थीं। इसके अलावा आशा किरण हॉस्पिटल सबसे अच्छी प्रतिष्ठा वाला एक सरकारी मान्यता प्राप्त अस्पताल था, इसलिए उनके पास मना करने का कोई कारण नहीं था। एक पल सोचने के बाद उन्होंने अनिच्छा से सिर हिलाया। बात तो सही है, ठीक है, हम आशा किरण हॉस्पिटल ही चलते हैं। विक्रम, जल्दी उसे ले जाओ, सबसे विशेषज्ञ डॉक्टर से जांच कराओ। विक्रम ने हाँ में सिर हिलाया और जल्दी से मुझे सहारा दिया। मैं जानबूझकर कमभोरी से चली, पूरी तरह से उसके शरीर पर झुकी हुई। कार में मैंने आंखें बंद करके आराम करने का नाटक किया और चुपके से मिसे हेलेना को संदेश भेजा कि सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। आशा किरण हॉस्पिटल पहुंचने पर एक पूरी तरह से तैयार की गई स्थिति मेरा इंतजार कर रही थी। जैसे ही हम इमरजेंसी में पहुंचे, एक बहुत ही अनुभवी दिखने वाली महिला डॉक्टर मिस हेलेना की भेजी हुई ने हमारा स्वागत किया। उन्होंने खुद को विभाग की प्रमुख बताया और कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से मेरी जांच करेंगी। विक्रम और रत्ना देवी, जो निगरानी के लिए साथ आए थे, उन्हें देखकर बहुत राहत महसूस कर रहे थे। मुझे एक निजी जांच कक्ष में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने एक गंभीर चेहरे के साथ कहा, मिसे अनन्या, गर्भपात के कुछ मामूली संकेत हैं, शायद मनोवैज्ञानिक तनाव के कारण। सुरक्षा के लिए आपको कुछ दिनों के लिए निगरानी के लिए भर्ती रहना चाहिए। हम गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए सर्वोत्तम उपचार और थेरेपी प्रदान करेंगे। यह सुनकर विक्रम और रत्ना देवी को अब कोई शक नहीं रहा और उन्होंने तुरंत भर्ती की औपचारिकताएं पूरी की। मुझे एक शांत और आरामदायक निजी कमरे में भर्ती कराया गया। इस तरह पहला चरण सल रहा। मैं उनके सीधे नियंत्रण से बाहर निकलने और एक सुरक्षित स्थान और कीमती समय पाने में कामयाब रही। अगले कुछ दिनों तक मैंने एक आदर्श मरीन की भूमिका निभाई। मैं बिस्तर पर लेटी रही, किताबें पाजी, संगीत सुना, बिना यह दिखाए कि मैं कुछ योजना बना रही हूं। विक्रम और रत्ना देवी हर दिन बारी बारी से मुझसे मिलने आते, तरह तरह के पौष्टिक भोजन लाते। वे मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे थे। विक्रम लगातार माजी मांगता रहा और तरह तरह के वादे करता रहा। रत्ना देवी ने अब ताने देना बंद कर दिया था। सिरिज यह सलाह देती थी कि मैं अपने अनमोल पोते के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखूं। मैं सिरिज चुपचाप मुस्कुराती और जी में जवाब देती। मेरे इस आज्ञाकारी रवैये ने उन्हें और भी लापरवाह बना दिया और यह विश्वास दिलाया कि मैं पूरी तरह से हार मान चुकी हूं। इस बीच बाहर मिसे हेलेना और उनका नेटवर्क काम करने लगा था। हर रात विक्रम के जाने के बाद मिसे हेलेना चुपके से मुझसे मिलने आती, मेरी दिवंगत मां की पुरानी दोस्त बनकर वह पहली जानकारी लेकर आई। विक्रम राठौर, उन्होंने धीरे से कहा, उसकी कंपनी बाहर से ही शानदार है, अंदर से खोखली है। पिछले कुछ सालों से उसका बिजनेस लगातार घाटे में चल रहा है। वह सिर्फ कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स पर टिका हुआ है जो उसने तुम्हारे बनाए गए नेटवर्क और प्रतिष्ठा की बदौलत हासिल किए हैं। उस पर बैंक का भी काई कर है। और रत्ना देवी का क्या? वह व्यंग्यात्मक रूप से हंसी। वह औरत तो और भी बुरी है। मैंने किसी को उसकी जांच करने के लिए कहा था। पता चला कि उसे जुए की लत है। बामदार में ताश खेलने वाला जुआ नहीं, बल्कि सट्टा बहार जैसा सट्टा निवेश। उसने बहुत सारा पैसा गंवा दिया है और अब साहूकार उसके पीछे पड़े हैं। उसे 1 महीने के भीतर कर चुकाने की धमकी दी गई है। सब कुछ सान हो गया, इसीलिए उन्हें पैसे की इतनी जरूरत थी। इसीलिए वे मेरे पिता की कंपनी पर नौर गनाए हुए थे। इसीलिए रत्ना देवी को एक पोते की इतनी चाहत थी। उसे विक्रम के लिए एक वारिस चाहिए था और वह अपना कर विक्रम पर डालने का इरादा रखती थी। वे सिर्फ बुरे लोग नहीं थे, वे कोने में फंसे जंगली जानवर थे जो हिंदा रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। तो अब हमें क्या करना चाहिए आंटी? मैंने चिंता से पूछा।
मिसे हेलेना ने धीरे से मेरा हाथ थपथपाया। उनकी आंखें बर्ज की तरह ठंडी थीं। अभी जल्दबाजी करने का समय नहीं है। उन्हें यह विश्वास करने दो कि उनका मकसद जल्द ही पूरा होने वाला है। तुम यहां हो, शांति से आराम करो। तुम्हारा काम अब अपनी पूरी सुरक्षा करना है। बाहर के मामले सब मुझ पर छोड़ दो। जहरीले सांप को पकड़ने के लिए हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक वह खुद जाल में न फंस जाए। मैंने उन्हें देखा। मेरे दिल में एक पूर्ण सुरक्षा और विश्वास की भावना फैल गई। मुझे पता था कि एक बड़ा जाल, एक ज्यादा डरावना तूफान तैयार किया जा रहा है और इस बार मैं उस तूफान के केंद्र में फंसने वाली नहीं थी। अस्पताल में एक हफ्ता बीत गया और मेरी सेहत में सुधार होने लगा। मेरी गर्भावस्था भी स्थिर हो गई थी। मैंने अपना ज्यादातर समय पढ़ने, प्रबंधन और वित्त के बारे में सीखने में बिताया। विक्रम और उसकी मां की कहानी ने मुझे एक कीमती सबक सिखाया था। कभी भी आंख बंद करके भरोसा मत करो और सबसे महत्वपूर्ण, ज्ञानहीन मत रहो। मुझे भविष्य में खुद को और अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए खुद को तैयार करना था। मिसे हेलेना हर रात आकर मुझे तारा जानकारी देती थीं। मैंने विक्रम की कार में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया है, उन्होंने एक रात फुसफुसाते हुए कहा। संदिग्ध व्यावसायिक संबंधों के अलावा उसकी एक रखेल भी है। मेरा सीना भारी हो गया। हालांकि मैं अब उससे प्यार नहीं करती थी, लेकिन धोखे का दर्द अब भी चुभता था। कौन? उसकी पर्सनल सेक्रेटरी, युवा, खूबसूरत और पैसे ऐंठने में बहुत माहिर। विक्रम ने उसे पहले ही साउथ दिल्ली में एक आलीशान अपार्टमेंट और एक महंगी इंपोर्टेड कार खरीद कर दे दी है। सब कुछ उस औरत के नाम पर है। तो जब मैं घर में दुख सह रही थी, वह बाहर किसी और औरत के साथ मने कर रहा था। लुस्सा उबल पटा, लेकिन मैंने उसे रोक लिया। यह ईर्ष्या करने का समय नहीं था। हर जानकारी इस खेल में एक महत्वपूर्ण मोहरा थी। क्या कोई सबूत है? बिल्कुल, मिसे हेलेना मुस्कुराई। उनके होटल में आने जाने की वीडियो रिकॉर्डिंग, विक्रम के बैंक से उस औरत के खाते में पैसे ट्रांसफर करने के सबूत, सब कुछ है। लेकिन हम अभी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तुरुप का इक्का सबसे निर्णायक क्षण में ही निकाला जाना चाहिए। मैंने सिर हिलाया, उनकी योजना पर पूरी तरह से भरोसा करते हुए। ठीक एक हफ्ते बाद डॉक्टर ने घोषणा की कि मैं घर जाने के लिए पूरी तरह से स्वस्थ हूं। विक्रम और रत्ना देवी रुष्ट चेहरे के साथ मुझे लेने आए। वे रूढ़ सोच रहे होंगे कि मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूं। एक ऐसा शिकार जो फिर से खेले जाने के लिए तैयार है। अपना सामान पैक करते समय मैंने जानबूझकर तकिए के नीचे एक छोटी सी नोटबुक छोड़ दी। यह एक डायरी थी जो मैंने अस्पताल में लिखना शुरू की थी। उसमें मैंने अपने डर, अपने पति और सास को परेशान करने के लिए अपने अपराधबोध को लिखा था। मैंने लिखा कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब से मैं एक अच्छी पत्नी और बहू बनने की कोशिश करूंगी। मुझे यकीन था कि शक्की मिजाज की रत्ना देवी इसे ऐसे ही नहीं छोड़ेंगी, जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था। उसी रात जब मैं बाथरूम में थी, रत्ना देवी चुपके से मेरे कमरे में आईं। दरवाजे की दरार से मैंने उन्हें मेरी डायरी खोलते और पाटते हुए देखा। उनके होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान खिंच गई। उन्हें विश्वास हो गया था कि मैं पूरी तरह से पालतू हो गई हूं। मेरा नाटक आधा सल हो गया था। अगले कुछ दिनों तक मैं सचमुच एक अलग इंसान की तरह जी। मैं अब चुपचाप नहीं सहती थी, बल्कि सक्रिय रूप से आज्ञाकारी थी। मैं सुबह जल्दी उठती और पूरे परिवार के लिए शानदार नाश्ता बनाती। रत्ना देवी के लिए मैंने सबसे महंगे स्वास्थ्य पूरक खरीदे और कहा कि यह उनकी ताकत वापस लाने के लिए है। मैंने तो विक्रम के दफ्तर के काम के बारे में भी पहले पूछना शुरू कर दिया, यह दिखावा करते हुए कि मैं एक ऐसी पत्नी हूं जो अपने पति की सफलता में दिलचस्पी रखती है और अजीबोगरीब सलाह देती है। मेरे इस 180 डिग्री के बदलाव ने शुरुआत में विक्रम और रत्ना देवी को थोड़ा शक्की बना दिया, लेकिन जल्द ही उन्हें यह विश्वास होने लगा कि गर्भावस्था ने मुझे बदल दिया है, मुझे परिवार के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। खासकर मैंने विक्रम की कंपनी के मामलों में अत्यधिक रुचि दिखानी शुरू कर दी। दोपहर के भोजन के समय मैं अक्सर उसके दफ्तर में खाना लेकर जाती थी। बेशक मेरा मकसद अपने पति पर ध्यान देना नहीं था। इतने लंबे समय के बाद उस दफ्तर में वापस जाकर मैं हैरान रह गई। विक्रम की कंपनी बहुत बड़ी हो गई थी। कर्मचारी व्यस्तता से इधर उधर घूम रहे थे। सब कुछ पेशेवर लग रहा था, लेकिन मैं जानती थी कि इस चमक दमक के पीछे दीमक थे जो कंपनी को खा रहे थे। खाना पहुंचाते समय मेरी आंखें सब कुछ देख रही थीं। मैंने कर्मचारियों से जान पहचान बहाई, जांचकर वित्त टीम में
मैंने अपने भोले और दयनीय दिखने वाले रूप का इस्तेमाल उनका दिल जीतने के लिए किया। मैंने शिकायत की कि मैं घर पर बहुत ऊब जाती हूं और बेकार महसूस करती हूं क्योंकि मुझे पति के काम के बारे में कुछ नहीं पता। इसी बीच मैं वित्त टीम की प्रमुख मिसेस सरिता शर्मा के करीब आ गई। वह एक अधेड़ उम्र की महिला थीं जो बाहर से सख्त दिखती थीं, लेकिन उनकी आंखों में बहुत दया थी। मैं महसूस कर सकती थी कि वह विक्रम और उसके दोस्तों को ज्यादा पसंद नहीं करती थीं। मैंने उनके करीब आने और उनका दिल जीतने के लिए एक और भी चालाक योजना बनाई। मैं उनके बच्चों के लिए छोटे छोटे तोहफे लेकर गई और उनके परिवार के बारे में पूछा। धीरे धीरे मिसेस सरिता ने मेरे सामने अपना दिल खोलना शुरू कर दिया। एक दिन दोपहर के भोजन के समय जब हम कैंटीन में अकेले थे, मिसेस सरिता ने एक सांस ली और कहा, अनन्या जी, बहुत अफसोस की बात है कि आपको एक ऐसा पति मिला जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। मैंने इस मौजे को नहीं गंवाया और मेरी आंखों में आंसू आ गए। सरिता जी, मैं भी जानती हूं, लेकिन एक पत्नी होने के नाते मैं क्या कर सकती हूं? मुझे सिर्फ कंपनी की चिंता है। हाल ही में ऐसा लगता है कि विक्रम जी बहुत ज्यादा क्लाइंट्स को एंटरटेन कर रहे हैं और उनके बर्चे बहुत बबाए हैं। मुझे डर है कि वह बुरे दोस्तों से प्रभावित होकर कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मिसेस सरिता ने मुझे दया से देखा। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अनन्या जी, यह सच है, मुझे भी बहुत सारे अजीब बर्चे महसूस हो रहे हैं। डायरेक्टर विक्रम हाल ही में प्रतिनिधित्व लागत के बहाने बहिराम मांग रहे हैं, लेकिन सहायक दस्तावेज बहुत अस्पष्ट हैं। अगर मैं पूछती हूं तो वह सिर्फ कहते हैं, दहल मत दो और जो कहा गया है वही करो। यही था पहला सुराग। मुझे पता था कि मैं सही रास्ते पर हूं। मैंने मिसेस सरिता का हाथ पकड़ा और एक गिगंगियाती आवाज में कहा, सरिता जी, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूं कि क्या यह कंपनी सच में ठीक है। क्या आप मुझे सिर्फ थोड़ी देर के लिए कुछ रिकॉर्ड दिखा सकती हैं? मैं वादा करती हूं कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं सिर्फ अपने पति की मेहनत से बनी कंपनी की रक्षा करना चाहती हूं। मिसेस सरिता बहुत हिचकिचाती हुई दिखीं। वह जानती थीं कि यह नियमों के इलाह है, लेकिन मेरी आंसुओं से भरी आंखें और मेरे बदते हुए पेट को देखकर दया ने उनकी समझ पर काबू पा लिया। उन्होंने सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन सिर्फ इस बार, और यह पूरी तरह से गोपनीय रहना चाहिए। मैं इतनी खुश थी कि लगभग रो पची। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस दिन का एक सामान्य सा फैसला न सिर्फ मुझे बल्कि भविष्य में उन्हें भी बचाएगा। विक्रम राठौर की कंपनी का पहला गुप्त दरवाजा खुल गया था और मैं महसूस कर सकती थी कि इसके पीछे झूठ और अपराध का एक लैबिरिंथ फैला हुआ है। वह मौका शुक्रवार की दोपहर को आया, जिस दिन विक्रम और ज्यादातर कर्मचारी वीकेंड की तैयारी के लिए जल्दी घर चले जाते थे। मैंने अक्सर ओवरटाइम करने वाली मिसेस सरिता के लिए रात का खाना लाने का बहाना बनाया। हाली अकाउंटिंग दफ्तर में हल्की रोशनी के नीचे मिसेस सरिता ने दरवाजा बंद किया और अपना कंप्यूटर चालू किया। सिर्फ 30 मिनट हैं, उन्होंने अभी भी चिंतित आवाज में कहा। मैं बाहर पहरा दूंगी। मैंने सिर हिलाया। मेरा दिल दूर दूर से धड़क रहा था। उनकी कुर्सी पर बैठकर माउस पकते समय मेरे हाथ थोड़े कांप रहे थे। मेरे सामने विक्रम की कंपनी का पूरा वित्तीय प्रणाली था, एक ऐसी दुनिया जिसे देखने की उसने मुझे कभी इहात नहीं दी थी। मैं अकाउंटिंग के बारे में ज्यादा नहीं समझती थी, लेकिन मैं मूर्ख नहीं थी। मिसेस हेलेना द्वारा किराए पर लिए गए एक वित्तीय विशेषज्ञ के दूरस्थ निर्देशों के साथ मुझे पता था कि मुझे क्या खोजना है। मैंने प्रतिनिधित्व लागत, विपणन लागत और परामर्श लागत के मदों पर ध्यान केंद्रित किया। जैसा कि मिसेस सरिता ने कहा था, आंकड़े अविश्वसनीय रूप से ऊंचे थे। मैंने वीप पार्टनर्स नामक एक एक्सेल फाइल खोली। उसमें उन कंपनियों की एक सूची थी जिन्हें रणनीतिक भागीदार कहा जाता था। ये कंपनियां नियमित रूप से करोड़ों रुपये के परामर्श और विपणन अनुबंध पर हस्ताक्षर करती थीं। मैंने तुरंत उस सूची का एक स्क्रीनशॉट लिया। एक नाम बहुत प्रमुख था, प्रकाश मीडिया टेक प्रा ली। यह नाम लगभग हर महीने बड़ी अनुबंध राशि के साथ दिखाई देता था। मैंने चुपके से यह कंपनी सूची जांच के लिए मिसेस हेलेना के आदमी को भेज दी। इंतजार करते हुए मैं साइलों को खंगालती रही। मैंने अनुबंधों की स्कैन की हुई फाइलें खोलीं। हर जगह विक्रम के बब्बे और आत्मविश्वास से भरे हस्ताक्षर थे। लेकिन जब मैंने प्रकाश मीडिया टेक के साथ अनुबंध खोला तो मैं उस कंपनी के प्रतिनिधि के नाम पर चौंक गई।
एक ऐसा नाम जिसे मैं अच्छी तरह जानती थी, राजेश मेहरा, विक्रम का वासनाग्रस्त दोस्त। तो यह था उनका खेल। वे एक साथ काम कर रहे थे। प्रकाश मीडिया टेक नामक यह कंपनी स्पष्ट रूप से विक्रम की कंपनी से पैसे निकालने के लिए बनाई गई एक जर्मी कंपनी थी। ठीक उसी समय मेरा बोन हल्के से कांपा। मिसे हेलेना का संदेश था। प्रकाश मीडिया टेक, संतोषा डेवलपमेंट्स, सृजन क्रिएशंस, सभी रही कंपनियां हैं। उनके निदेशक विक्रम और उसके दोस्तों के परिवार के सदस्य या करीबी लोग हैं। अब सब कुछ शांत था। यह सिर्फ व्यक्तिगत हेराफेरी नहीं थी, यह एक संगठित अपराध था। वे विक्रम की कंपनी का इस्तेमाल पैसे की हेराफेरी करने और उसे आपस में बांटने के लिए एक वॉशिंग मशीन के रूप में कर रहे थे। मैंने तुरंत सभी संदिग्ध अनुबंध, चाइलों और सिंत्री में दींग करके बाथत दींग एक्सेल शीट्स को एक छोटी सी यूएसबी में कॉपी कर लिया जो मैंने तैयार की थी। 30 मिनट पलक झपकते ही बीत गए। मिसेस सरिता ने दरवाजा खटखटाया, यह इशारा करते हुए कि समय खत्म हो गया है। मैंने जल्दी से सभी विंडो बंद कर दी, ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट कर दी और सब कुछ पहले जैसा कर दिया। मिसेस सरिता को बार बार धन्यवाद देते हुए मैंने उनके हाथ में एक मोटा लियाना थमा दिया। बच्चों की मिठाई के लिए मैं आपकी इस मदद को जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मिसेस सरिता ने मना करने की कोशिश की, लेकिन मैं अहीं रही। अगर आप इसे स्वीकार नहीं करेंगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। इसे एक छोटा सा तोहफा समझिए। विक्रम के दफ्तर से निकलते हुए मैंने अपनी जेब में यूएसबी को कसकर पकड़ लिया। ऐसा लगा जैसे मैंने एक टाइम बम पकड़ रखा हो। अगर यह बम फट गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन मुझे पता था कि सिर्फ यह सबूत कांच ही नहीं है, यह विक्रम के व्यावसायिक हेराफेरी को साबित कर सकता है। लेकिन उसे अदालत में पूरी तरह से गिराने के लिए जांचकर बच्चे की कस्टडी की लाई में यह अभी भी अपर्याप्त था। मुझे एक और मजबूत जानलेवा वार की जरूरत थी और मैंने कभी नहीं सोचा था कि अगला सुराग मेरी सांस रत्ना देवी से मिलेगा। हालांकि विक्रम के अवैध व्यापार का सबूत मेरे हाथ में था, मैंने अपनी भूमिका जारी रखी। लेकिन मेरे दिल में नैरत और घृणा ने झूठी मुस्कान बनाए रखना और भी मुश्किल बना दिया। मैं थकने लगी थी। सौभाग्य से रत्ना देवी, जो जल्द ही अपना कर चुकाने की संभावना से जुश थीं, ने अनजाने में मुझे एक और भी तेज चाकू दे दिया। एक दोपहर जब हम घर पर अकेले थे, रत्ना देवी असाधारण रूप से मिलनसार थीं। उन्होंने मुझे सोफे पर बैठने के लिए कहा और एक पुरानी छोटो एल्बम निकाली। अनन्या, यहां देखो। एक पन्ना पलटते हुए उन्होंने विक्रम के बचपन की तस्वीरें दिखाईं। देखो, हमारा विक्रम बचपन से ही कितना सुंदर है। जब वह बड़ा हुआ तो बहुत सारी अमीर लड़कियां उसके पीछे थीं, लेकिन उसने सबको मना कर दिया और तुम्हें चुना। मैंने एक जबरदस्ती की मुस्कान दी। मुझे पता था कि वह मुझे फुसलाने की कोशिश कर रही थीं, एक खुशहाल परिवार की छवि बना रही थीं ताकि बाद में मुझे नियंत्रित करना आसान हो। जब वह एल्बम के आखिरी पन्ने पर पहुंची तो वह एक थोड़ी धुंधली तस्वीर पर रुक गईं। उस तस्वीर में रत्ना देवी जैसी ही एक युवा और खूबसूरत महिला थी। माँ जी, यह कौन है? मैंने उत्सुकता से पूछा। रत्ना देवी की आंखों में एक जटिल चमक दिखाई दी, गर्व और कावाहट का मिश्रण। यह विक्रम की मौसी है, मेरी छोटी बहन। उन्होंने एक सांस ली। उसकी हिस्मत खराब थी, खूबसूरत और होशियार, लेकिन बदनसीब खलत पति चुन लिया। एक ज्वारी जो हाथ भी उठाता था, आखिरकार वह सहन नहीं कर सकी और अपने बच्चे को लेकर घर से चली गई। 10 साल से ब्यादा हो गए। एक दुखद कहानी। लेकिन रत्ना देवी की नौजर में कुछ सरल नहीं था। मैंने बिना सोचे समझे पूछा, तो फिर मौसी के पति का क्या हुआ? रत्ना देवी ने घृणा भरी आवाज में कहा, वह आदमी पत्नी और बच्चे के चले जाने के बाद उसकी जिंदगी और भी राब हो गई। मैंने सुना है कि वह अवैध व्यापार के लिए जेल गया था। रिहा होने के कुछ साल बाद वह बीमारी से मर गया। यही उसके कर्मों का फल था। तो मौसी का बच्चा अब बहरा हो गया होगा, है ना माँ जी? जब मैंने बच्चे का जिक्र किया तो रत्ना देवी का भाव अचानक बदल गया। वह थोड़ी घबराई हुई दिखी और जल्दी से एल्बम बंद कर दी। ओहो, वह तो मुझे भी नहीं पता। संपर्क टूट गया है। उन्होंने बात बदल दी। छोटो भी, यह तो पुरानी कहानी है। इसके बारे में बात करने से क्या फायदा? तुम क्या खाना चाहती हो? मैं किसी को बनाने के लिए कहती हूं। उनके टाल मटोल वाले रवैये ने मेरे शक को और भी बढ़ा दिया। जब मैंने उनके भतीजे का जिक्र किया तो उन्होंने ऐसी अजीब प्रतिक्रिया क्यों दी?
मेरी अंतरात्मा कह रही थी कि इस कहानी के पीछे कोई राव है। उस रात मैंने तुरंत मिसें हेलेना को फोन किया, उन्हें उस बातचीत और अपने शक के बारे में बताया। आंटी, क्या आप रत्ना देवी की बहन और उनके बच्चे के बारे में पता लगा सकती हैं? कुछ अजीब लग रहा है। फोन के दूसरी तरह मिसे हेलेना एक पल के लिए चुप रहीं, फिर बोली, ठीक है, ये मुझ पर छोड़ दो। एक औरत का दिल मैं सबसे अच्छी तरह जानती हूं। सिर्फ कुछ दिनों बाद मिसे हेलेना का होन आया। उनकी आवाज में सामान्य शांति नहीं थी, अब वह उससे से भरी थी। अनन्या, महबूती से बैठो। जो कहानी मैं तुम्हें बताने जा रही हूं वह शायद तुम्हें चौंका देगी। जी आंटी, क्या हुआ? रत्ना देवी की छोटी बहन मिसे हेलेना की आवाज तय हो गई। वह अपने पति की हिंसा के कारण घर से नहीं भागी थी। उसका 15 साल पहले निधन हो गया था, एक सड़क दुर्घटना में। क्या? मैं जम गई। और उस दुर्घटना का कारण उसका अपना पति था। लेकिन अजीब बात यह है कि वह मामला बस ऐसे ही बंद कर दिया गया। उस आदमी को सिर्फ लापरवाही से मौत का कारण बनने के आरोप में कुछ साल की जेल हुई। कुछ जानकारी के अनुसार रत्ना देवी ने खुद सब कुछ निपटाने के लिए हस्तक्षेप किया था। मेरा दिमाग चकरा गया। रत्ना देवी को अपनी बहन की मौत की सच्चाई क्यों छिपानी पड़ी? उन्होंने उस व्यक्ति की मदद क्यों की जिसने उनकी बहन को मार डाला था? और उसका बच्चा, वह बच्चा अब कहां है? यह सबसे भयानक हिस्सा है। मिसे हेलेना की आवाज है उससे से कांप रही थी। उसकी मां की मृत्यु और पिता के जेल जाने के बाद उस लड़के को एक अनाथालय में डाल दिया गया। लेकिन सिर्फ कुछ महीने बाद वह बच्चा अनाथालय से भी बिना किसी निशान के गायब हो गया। कोई नहीं जानता कि वह कहां गया। क्या वह अभी भी हिंदा है या मर चुका है? और उसके गायब होने से पहले उससे मिलने वाला आजिरी व्यक्ति रत्ना देवी थी। मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने क्या सुना। एक भयानक साजिश, एक अक्षम्य अपराध धीरे धीरे सामने आ रहा था। मेरी सास, जो पिछले 5 सालों से मेरे साथ रह रही हैं, वह सिर्फ एक लालची और दुष्ट महिला नहीं है, वह एक जातिल हो सकती हैं। एक इंसान के रूप में शैतान। उसने अपनी बहन को मारा और अपने भतीजे को रास्ते से हटा दिया। किस लिए? पैसे के लिए, अपनी बहन की विरासत के लिए। यह सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब सिर्फ वही दे सकती थी। रत्ना देवी के अतीत की सच्चाई मेरे दिमाग में एक बम की तरह फटी, जिसने सिर्फ तबाही और भयानक जौ छोड़ा। हर बार जब मैं उस महिला को देखती जो अभी भी इस घर में घूम रही थी, हंस रही थी और मुझे उपदेश देने की कोशिश कर रही थी, तो मेरी रूह कांप जाती। एक अमीर सोशलाइट के आलीशान कवच के पीछे एक शैतान की आत्मा और चून से सने हाथ छिपे थे। मैंने शांत रहने और अपनी भूमिका निभाने की कोशिश जारी रखी, लेकिन हर बार जब मैं उसके सामने होती तो मुझे अपनी आंखों में घृणा को छिपाने के लिए काजा संघर्ष करना पड़ता। मुझे पता था कि मैं एक बहुत ही पतली रस्सी पर चल रही हूं। अगर उसे पता चल गया कि मैं उसका राज जानती हूं, तो पता नहीं वह और क्या पागलपन करेगी। मुझे और सबूतों की जरूरत थी, अकाट्य सबूत जो कानून के सामने उसके अपराध को साद साद उजागर कर सकें। लेकिन कैसे? सब कुछ 15 साल पहले हुआ था। सभी निशान शायद मिटा दिए गए होंगे। जब मैं उलझन में थी, एक अप्रत्याशित अवसर आया। एक सुबह रत्ना देवी को एक झोन आया। उन्होंने इसे लिविंग रूम में उठाया। शायद मेरी उपस्थिति को भूल गईं, जो पास ही डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। हेलो, कौन? उनकी आवाज थोड़ी चिचची लग रही थी। एक स्पोन के दूसरी तरह से कुछ सुनने के बाद उनका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें मेरा नंबर कहां से मिला? वह जल्दी से उठी और बालकनी के एक कोने में चली गईं। अपनी आवाज धीमी कर ली और फुसफुसाने लगीं, लेकिन उनकी आवाज में डर छिपाया नहीं जा सकता था। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वह मामला बहुत पहले खत्म हो चुका है। तुम क्या चाहते हो? मैंने ना सुनने का नाटक किया, लेकिन मेरे कान पूरी तरह से चौकन्ने थे। स्पष्ट रूप से मैं पैसा, मुंह बंद रखना और जान जैसे शब्द सुन सकती थी। बोन बंद होने के बाद रत्ना देवी पीले चेहरे के साथ घर में आई। उनके हाथ पैर कांप रहे थे। वह एक कुर्सी पर गिर गईं और खुद से बड़बड़ाने लगीं। क्यों? वह अब क्यों सामने आया? उस पूरे दिन वह एक दिमागी रूप से परेशान व्यक्ति की तरह बेचैन रहीं। रात में उन्होंने विक्रम को अपने कमरे में बुलाया और दरवाजा कसकर बंद कर दिया। मैं नहीं सुन सकी कि वे क्या बात कर रहे थे, लेकिन जब विक्रम कमरे से बाहर आया तो उसका चेहरा भी कम तनावपूर्ण नहीं था। वह सीधे बार में गया,
एक गाजी व्हिस्की का गिलास भरा और उसे एक ही घूंट में पी गया। मुझे पता था कि कुछ बड़ा हुआ है, कुछ जो रत्ना देवी के अतीत के राड़ से जुड़ा है। अतीत का कोई व्यक्ति वापस आ गया था और उसे ब्लैकमेल कर रहा था। मैंने तुरंत मिसे हेलेना को इसकी सूचना दी। मिसे हेलेना ने तेजी से काम किया। उन्होंने किसी को रत्ना को इसे देवी की हर हरकत पर नजर रखने के लिए कहा और सिर्फ 2 दिन बाद मिसे हेलेना ने मुझे बोन किया। अनन्या वह बूही लोमही हरकत में आ गई है। उसने अभी अभी बही मात्रा में नकदी निकाली है, 50 लाख रुपये। आज रात 9 बजे उसने उत्तरी दिल्ली के एक पुराने कैंप में एक आदमी से मिलने का वादा किया है। यह हमारा मौका है। मेरा दिल ढोर से धड़कने लगा। तो हमें क्या करना चाहिए? मैंने वहां कैमरे और रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा दिए हैं, लेकिन तुम्हें इसे खुद एक सुरक्षित जगह से देखना होगा। कुछ चीजों पर तभी विश्वास किया जा सकता है जब उन्हें अपनी आंखों से देखा जाए। उस रात मैंने विक्रम से झूठ बोला, कहा कि मेरे सिर में दर्द है और मैं जल्दी सोना चाहती हूं। यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह अपने दोस्तों से मिलने के लिए बाहर चला गया है, मैं चुपके से घर से निकल गई। मिसे हेलेना द्वारा भेजी गई कार पहले से ही इंतजार कर रही थी। वह कार मुझे निर्धारित कैंप के पास ले गई। मिसे हेलेना के लोग पहले से ही विभिन्न स्थानों पर ग्राहक बनकर बैठे थे। मुझे एक और छिपी हुई कार में ले जाया गया, लेकिन वहां से मैं एक छोटे मॉनिटर के माध्यम से पूरी स्थिति सान देख सकती थी। ठीक 9 बजे रत्ना देवी पहुंची। उन्होंने पूरी तरह से काले कपाए, एक टोपी और काले चश्मे पहन रखे थे। एक अपराधी की तरह लग रही थीं। उन्होंने सबसे अंधेरे कोने में एक मेज चुनी। कुछ मिनट बाद लगभग 60 साल का एक आदमी, दुबला पतला और ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत कठिनाइयां झेली हों, उनके पास आया। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और उसके गाल पर एक लंबा निशान था। तुम समय पर हो, उस आदमी ने एक कर्कश आवाज में कहा। यह रहा पैसा, इसे लो और मेरे सामने से दझा हो जाओ, फिर कभी मत दिखना। रत्ना देवी ने कांपते हाथों से एक बैग उसकी तरफ धकेलते हुए कहा। वह आदमी व्यंग्यात्मक रूप से हंसा, एक भयानक हंसी। दढ़ा हो जाऊं रत्ना जी? क्या आपको लगता है कि सब कुछ इतना आसान है? यह 50 लाख तो सिर्फ 15 साल तक मेरी चुप्पी का ब्याज है। तुम पर अभी भी मेरा बहुत कर्मबाजी है। तुम हद पार कर रहे हो। हमारा समझौता ऐसा नहीं था। समझौता? वह आदमी और बोर से हंसा। हमारा समझौता यह था कि मैं तुम्हारी जगह जेल जाऊंगा, सारी झलती अपने ऊपर लूंगा। बदले में तुम मेरे बेटे की अच्छी तरह से देखभाल करोगी और उसे एक सल इंसान बनाओगी। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मेरे बेटे को रास्ते से हटा दिया। तुमने मेरे इकलौते चून को फेंक दिया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? मेरा पूरा शरीर जम गया। यह आदमी विक्रम की दिवंगत मौसी का पति था, उस खोए हुए बच्चे का पिता, और वह दुर्घटना का दोषी नहीं था। रत्ना देवी ही मुख्य साजिशकर्ता थीं। मुझे नहीं पता वह बच्चा कहां है। रत्ना देवी ने डर से हकलाते हुए कहा। कहते हैं उसे किसी और ने गोद ले लिया। झूठ मत बोलो। उस आदमी ने मेज पर हाथ मारा। मैंने सब कुछ पता लगा लिया है। तुमने उस बच्चे को सीमा के पास एक निहत संतान जोए को सौंप दिया और सारे संपर्क तोड़ दिए। तुमने अपने ही भतीजे को बेच दिया। शैतान औरत। उस आदमी की आंखों में आंसू आने लगे। मैंने अपनी पत्नी को खो दिया और अब मैंने अपने बेटे को खो दिया। सब तुम्हारी वजह से। आज मुझे पैसा नहीं चाहिए। मैं तुम्हें तुम्हारे सभी कर्मों का फल भुगतने पर मजबूर करूंगा। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा। मैं उन्हें सारी सच्चाई बता दूंगा। ऐसा कहने के बाद वह जाने के लिए उठा। अत्यधिक भय से ग्रस्त रत्ना देवी ने उसकी बांह पकड़ी और गिनगिनाने लगी। नहीं, प्लीज, तुम जो भी पैसा चाहोगे मैं दूंगी। प्लीज बस अपना मुंह बंद रखो। लेकिन वह आदमी अब और सुनने को तैयार नहीं था। निराशा में रत्ना देवी ने एक पागलपन भरा काम किया। उन्होंने अपने हैंडबैग से एक छोटा टेम फलों का चाकू निकाला। अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। वह उस आदमी की तरफ चाकू लहराते हुए चिल्लाई। सब कुछ एक पल में हो गया। लेकिन ठीक उसी समय आसपास के ग्राहक एक साथ खाए हो गए। वे पुलिस वाले थे जिन्हें मिसे हेलेना ने पहले से ही तैयार रखा था। इससे पहले कि रत्ना देवी का चाकू उस आदमी के शरीर को छूता, एक मजबूत बांह ने उसे रोक लिया। रत्ना देवी वुलंदरी, आपको हत्या के प्रयास और अपराध छिपाने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। नाटक खत्म हो चुका था। रत्ना देवी का आजिरी अपराध अकाट्य सबूतों के साथ रोशनी में उजागर हो गया।
कहे में हथकड़ी पहने और हिंसक रूप से चिल्लाती रत्ना देवी का दृश्य पूरी तरह से रिकॉर्ड हो गया। वह वीडियो, उनकी बहन के पूर्व पति श्री हरीश का बयान और हमारे द्वारा एकत्र किए गए सभी सबूत एक अकाट्य अपराध का रिकॉर्ड बन गए। यह मामला फिर से खोला गया और 15 साल से दबी भयानक सच्चाई आखिरकार दुनिया के सामने आ गई। रत्ना देवी न सिर्फ अपनी बहन की मौत का कारण बनने वाली दुर्घटना की साजिशकर्ता थीं, बल्कि वह भी थीं जिन्होंने अपने ही भतीजे को ठंडे दिल से बेच दिया था। उनका मकसद लालच था और कुछ नहीं। वह अपने माता पिता द्वारा दोनों बहनों के लिए छोड़ी गई पूरी विरासत पर बाज करना चाहती थीं। उन्होंने श्री हरीश को पैसे और उनके बेटे की देखभाल करने के वादे से फुसलाया, एक ऐसा वादा जिसे उन्होंने बेरहमी से तोड़ दिया। रत्ना देवी की गिरफ्तारी की खबर ने दिल्ली के उच्च समाज में हलचल मचा दी। खबर तेजी से फैली। अपनी मां की गिरफ्तारी की खबर सुनकर विक्रम पूरी तरह से टूट गया। वह पुलिस स्टेशन भागा, लेकिन सब कुछ बहुत देर हो चुका था। झूठ और अपराध पर बनाया गया उनका साम्राज्य ढहने लगा था। यह वही पल था जिसका मैं इंतजार कर रही थी। जब विक्रम उलझन में था, मैंने एक निर्णायक वार किया। मैंने धन की हेराफेरी, रही कंपनियों की स्थापना और विक्रम की कंपनी के वित्तीय धोखाधड़ी के सभी सबूत आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दिए। उसी समय मैंने अदालत में तलाक के लिए अर्जी दी, जिसमें उसके बेवहाई, मेरे प्रति अपमान और अपनी मां के अपराधों को छिपाने में उसकी संलिप्तता के सभी सबूत संलग्न किए। असली तूफान ने विक्रम राठौर को घेरा। उसे एक साथ 2 युद्धों का सामना करना पड़ा, एक आपराधिक जांच जो उसे जेल भेज सकती थी और एक तलाक का मुकदमा जो उससे सब कुछ छीन लेगा। उसके दोस्त सुरेश गुप्ता और राजेश मेहरा, जैसे ही यह मामला सामने आया, उन्होंने तुरंत सभी संपर्क तोड़ दिए और भाग गए। उनके द्वारा स्थापित अर्मी कंपनियां जल्दी ही पका में आ गईं और वह संगठित धोखाधड़ी का सिंडिकेट उजागर हो गया। विक्रम पूरी तरह से अकेला था। वह उस नेटवर्क की तलाश में इधर उधर भागता रहा जिस पर वह कभी गर्व करता था, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं की। कोई भी एक ढहते हुए अपराधी परिवार से जुड़ना नहीं चाहता था। निराशा में वह फिर से मेरे पास आया। इस बार न तो अहंकार था और न ही पाखंड। वह उस आलीशान घर में मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया जिसे वह कभी अपना समझता था। वह रोया और माफी मांगी। अनन्या, मैं गलत था, मैं सच में गलत था। प्लीज मुझे इस बार मान कर दो, अपना मुकदमा वापस ले लो। प्लीज, मैं कुछ भी करूंगा। मैं उस औरत से रिश्ता तो दूंगा और तुम्हारे और हमारे बच्चे के पास वापस आ जाऊंगा। प्लीज मुझे इस बार बचा लो। मैंने अपने पैरों पर गिरे उस आदमी को देखा जो फूट फूट कर रो रहा था। उसका पहले का शानदार और सजीला रूप गायब हो गया था। सिर्फ एक दयनीय और लाचार व्यक्ति बचा था। लेकिन मेरे दिल में अरा भी दया नहीं थी। माज करना, मैं ठंडी हंसी हंसी। तुम किस हंसे माजी शब्द का उच्चारण कर रहे हो? जब तुम और तुम्हारे वासना ग्रस्त दोस्तों ने पार्टी में मेरा अपमान किया, क्या तुमने माजी के बारे में सोचा था? जब तुमने मेरे परिवार की संपत्ति हड़पने के लिए अपनी मां के साथ साजिश की, क्या तुमने मानी के बारे में सोचा था? और जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी मां ने तुम्हारी मौसी को मार डाला और तुम्हारे चचेरे भाई को रास्ते से हटा दिया, लेकिन तुमने चुप रहना चुना, क्या तुमने माजी के बारे में सोचा था? मेरा हर सवाल उसके दिल में चुभने वाले छंजर की तरह था। उसका मुंह बंद हो गया। वह कुछ नहीं कह सका। तुम्हारा कर्ज सिर्फ मुझ पर नहीं है विक्रम जी। मेरी आवाज तेल हो गई। तुम मेरे पिता, मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे, तुम्हारी मौसी और तुम्हारे उस बेचारे चचेरे भाई के भी अर्जदार हो। यह एक ऐसा कर्ज है जिसे तुम जिंदगी भर नहीं चुका पाओगे। मैं उसका वह दयनीय चेहरा एक पल भी और नहीं देखना चाहती थी। हम सब कुछ कानूनी तरीके से निपटाएंगे, यह मेरे आखिरी शब्द थे उसके लिए। कुछ दिनों बाद विक्रम राठौर के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया। उसे अपने ही द्वारा स्थापित कंपनी से हथकड़ी पहने हुए बाहर ले जाया गया, जिसे उसके सैकड़ों कर्मचारियों ने देखा। उस समय मुझे पता था कि यह खेल सचमुच खत्म हो गया है। मैं जीत गई थी, लेकिन यह एक काचवी जीत थी जो इतने आंसुओं और पीड़ा से हासिल हुई थी। विक्रम के हिरासत में लिए जाने के बाद एक और बिन बुलाया मेहमान आया। वह औरत जिसने मेरी गृहस्थी बर्बाद कर दी थी, उसकी सेक्रेटरी रिया। वह मिसे हेलेना के घर तक आ गई, जहां मैं अपने काई बए हुए पेट के साथ रह रही थी।
उसका रूप अब वह अहंकारी और आत्मविश्वास से भरी महिला नहीं थी जिसे मैंने तस्वीरों में देखा था। उसका चेहरा पीला था, उसकी आंखें रो रो कर सूज गई थीं। उसने न तो चिल्लाया और न ही गाली दी। उसने सिर्फ मुझे दोष और विनती के मिले जुले भाव से देखा। अनन्या जी, प्लीज विक्रम जी को बचा लीजिए। वह पूरी तरह से बुरे इंसान नहीं है जैसा आप सोचती हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया वह मेरे और इस बच्चे के लिए किया। मैंने उसे और उसके पेट को बारी बारी से देखा। एक जटिल भावना मेरे मन में उमड़ी। मैं भी एक औरत थी और जल्द ही एक मां बनने वाली थी। मैं उसके डर को समझ सकती थी, लेकिन वह दया उन हुआ कर्मों को नहीं मिटा सकती थी जो उसने और विक्रम ने किए थे। उसने यह तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए किया? मैंने सपाट स्वर में पूछा। तो क्या तुम जानती हो कि जिस पैसे से उसने तुम्हें अपार्टमेंट और कार दी, वह कंपनी से गबन किया गया पैसा था? क्या तुम जानती हो कि बबे कॉन्ट्रैक्ट जीतने के लिए उसने कितने लोगों को दिवालिया बना दिया? और क्या तुम जानती हो कि वह उस पत्नी के साथ कितना क्रूर था जिसने उसके साथ शून्य से शुरुआत की थी? उसने सिर झुका लिया। वह जरूर जानती होगी या कम से कम अस्पष्ट रूप से अनुमान लगाती होगी, लेकिन उसने आंखें बंद करना और दूसरों की पीड़ा पर बनी शानदार जिंदगी का आनंद लेना चुना। मैं उसकी मदद नहीं कर सकती। आनंद लेना चुना, मैंने दृढ़ता से कहा। उसे अपने कर्मों की कीमत चुकानी होगी। जहां तक तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की बात है, यह तुम्हारी पसंद थी। तुमने वह रास्ता चुना तो तुम्हें भी उसके परिणाम भुगतने होंगे। मैंने उसे और गिंगिहाने का मोहरा नहीं दिया और घर के अंदर चली गई। मैं कोई बुरी इंसान नहीं हूं, लेकिन मैं कोई संत भी नहीं हूं। मेरी माँ जी उन लोगों को नहीं दी जा सकती जो अपराध में शामिल थे। मैं सिर्फ उम्मीद करती हूं कि उसके गर्भ में पल रहा मासूम बच्चा भविष्य में एक बेहतर जीवन जी सकेगा, अपने माता पिता के पापों से प्रभावित हुए बिना। उम्मीद की एक आसिरी किरण विक्रम के खोए हुए चचेरे भाई की खबर से आई। पुलिस जांच और सामाजिक संगठनों की मदद से बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया और एक चमत्कार हुआ। उन्होंने उस लड़के को, जो अब 20 साल का एक नौजवान था, पश्चिम बंगाल की सीमा के पास एक गरीब मछली पकड़ने वाले गांव में पाया। उसे एक निःसंतान मछुआरे ने गोद लिया था और वह वरुण नाम से रहता था। उसका जीवन कठिन और अभावों से भरा था, लेकिन वह एक स्वस्थ, अच्छा और भोला भाला नौजवान बनकर भरा हुआ था। एक आंसू भरी मुलाकात हुई। श्री हरीश, जिन्हें मुकदमे की प्रतीक्षा में मानद पर रिहा कर दिया गया था, ने अपने सालों से खोए हुए बेटे को गले लगाया और एक छोटे बच्चे की तरह रोए। पछतावे और देर से मिली सुशी के आंसू। मैं भी वहां थी। वरुण को देखकर, उस अच्छी आंखों और मासूम मुस्कान वाले नौजवान को देखकर मेरा दिल दुख से भर गया। उसे एक कहीं बेहतर और खुशहाल जिंदगी मिलनी चाहिए थी। मैंने अपनी कुछ संपत्ति का उपयोग उसे मुआवजा देने के लिए करने का फैसला किया। मैंने उसकी शिक्षा का समर्थन करने और उसे एक बेहतर भविष्य बनाने में मदद करने का वादा किया। यही एकमात्र तरीका था विक्रम की दिवंगत मौसी की आत्मा को शांति देने का। कुछ हफ्तों बाद मुझे जेल से एक हाथ से लिखा हुआ खत मिला। वह कांपती हुई लिखावट विक्रम की थी। मैं उसे खोलना नहीं चाहती थी। मैं अतीत से कुछ भी कुरेदना नहीं चाहती थी, लेकिन आखिरकार मैंने उसे खोला। मैं देखना चाहती थी कि यह आदमी आजिरी शब्द क्या कहेगा। अनन्या, जब तुम यह खत पा रही होगी तो शायद सब कुछ सचमुच खत्म हो चुका होगा। मैं यह खत मानी मांगने के लिए नहीं लिख रहा हूं। मुझे पता है कि मैं इसके लायक नहीं हूं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, एक बात जिस पर तुम शायद कभी विश्वास नहीं करोगी। मैंने कभी तुमसे सच में प्यार किया था। जब मैं तुमसे पहली बार उस बुक कैफे में मिला था, मैं तुम्हारी मासूमियत और ताकत से सच में आकर्षित हुआ था। जब हमने साथ में बिजनेस शुरू किया था, वे मुश्किल लेकिन दुखी के दिन, वे मेरी जिंदगी के सबसे सच्चे पल थे। लेकिन पैसे और इद्दत ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी। मैं लालच और साजिश के बवंडर में फंस गया और अपने ही हाथों से मैंने सबसे कीमती चीज को नष्ट कर दिया। मैंने हमारे प्यार को एक खेल बना दिया और आखिर में सब कुछ खो दिया। मुझे माझी की उम्मीद नहीं है। बस भविष्य में जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाए तो प्लीज यह मत कहना कि उसका पिता एक भयानक इंसान था। भले ही झूठी हो, मैं उसके लिए एक खूबसूरत याद छोड़ना चाहता हूं। मैं तुम्हारा और हमारे बच्चे का जिंदगी भर इरादार रहूंगा। अलविदा, विक्रम राठौर। मैंने उस जत को बिना एक भी आंसू बहाए मोड़ दिया। उसकी देर से हुई स्वीकारोक्ति का अब मेरे लिए कोई मतलब नहीं था। प्यार मर चुका था,
सिरझालीपन बचा था, वह सही था, वह हार गया था, लेकिन मैं विजेता। भीरा भी रूशी महसूस नहीं कर रही थी। आयरकार मुकदमा चला, संगठित धोखाधड़ी, धन की हेराफेरी, मानहानि और हत्या को छिपाने और योजना बनाने में मिलीभगत के आरोपों पर विक्रम राठौर और उसकी मां रत्ना देवी को सबसे सख्त सजा मिली। विक्रम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जबकि रत्ना देवी को उनकी बढ़ती उम्र और जांच के दौरान सहयोगी रवैये को ध्यान में रखते हुए 20 साल की कैद की सजा हुई। विक्रम के दोस्त सुरेश और राजेश और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल अन्य पक्ष भी अपनी जवानी सलाखों के पीछे बिताकर अपने पापों का प्रायश्चित करने पर मजबूर हुए। श्री हरीश को रत्ना देवी के अपराध को उजागर करने में, उनकी बहादुरी और अपने बेटे को खोजने में उनके योगदान के लिए सजा में नरमी मिली और उन्हें प्रोबेशन की सजा सुनाई गई ताकि वह अपने बेटे के साथ रह सकें। फैसले के दिन मैं अदालत नहीं गई। मैं उनका चेहरा फिर से नहीं देखना चाहती थी। मैंने सिर अबार में बब्बर पढ़ी। जब मैंने आजीवन कारावास शब्द पढ़ा तो मेरा दिल अजीब तरह से शांत हो गया। सारा बदला और नफरत जैसे उस फैसले के साथ ही गायब हो गए। मुझे न्याय मिल गया था, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अन्य पीड़ितों के लिए भी। इतना ही काजी था। मैं अपने नए दफ्तर में बैठी थी। शहर के व्यस्त नहारे को देखते हुए मैं पुरानी कंपनी में वापस नहीं गई। मैंने उसे बेच दिया ताकि अतीत से पूरी तरह से नाता तोड़ सकूं। इसके बजाय मैंने अपनी कुछ संपत्ति और ज्ञान का उपयोग एक निवेश कोष स्थापित करने के लिए किया, जो महिला सीईओ के नेतृत्व वाली छोटी कंपनियों का समर्थन करता है। मैं अपनी ताकत से दूसरी महिलाओं की मदद करना चाहती थी ताकि वे मेरी जैसी गलती न दोहराएं। तभी मिसे हेलेना एक कप गर्म हर्बल चाय लेकर अंदर आई। क्या हुआ बेटी, क्या सोच रही हो? मैं मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया। कुछ नहीं आंटी, बस महसूस कर रही हूं आखिरकार सब कुछ सचमुच खत्म हो गया। खत्म नहीं, मिसेज हेलेना ने चाय का कप रखते हुए कहा। यह एक शुरुआत है तुम्हारे लिए और उस छोटे से रिश्ते के लिए जो जल्द ही पैदा होने वाला है। एक नई शुरुआत। उन्होंने धीरे से मेरे पेट को सहलाया और मुझे प्यार भरी आंखों से देखा। मेरे पोते पोती के लिए कोई नाम सोचा है? मैंने खिड़की के बाहर चमकती हुई पहली सुबह की रोशनी को देखा। सोचा है, उसका नाम आनंदी होगा। मैं उम्मीद करती हूं कि उसका जीवन हमेशा शांतिपूर्ण और स्वतंत्र रहेगा। मिसे हेलेना मुस्कुराई, मैं भी मुस्कुराई। मेरी तुआनी इंदगी आखिरकार एक शांत इंदगी कर आप कर रहे, इंदगी कर आप कर आप कर आप कर रहे बंदरगाह पर पहुंच गई थी। एक नई सुबह आ गई थी, न सिर्फ मेरे लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी। मुकदमे के खत्म होने के 6 महीने बाद मेरी जिंदगी एक बिल्कुल नए अध्याय में प्रवेश कर गई। मेरा पेट और बड़ा हो गया था और मैं अपने अंदर पल रही छोटी सी जिंदगी के साथ एक पवित्र बंधन महसूस कर रही थी। अतीत का शोर बहुत दूर चला गया था। उसकी जगह शांति और खुशी से भरे इंतजार ने ले ली थी। मेरा निवेश कोष फीनिक्स फंड, एक ऐसा नाम जो मैंने राख से उठने के अर्थ से लिया था, सफलतापूर्वक चलने लगा। मैं सीधे प्रबंधन में शामिल नहीं थी, सिर्फ रणनीति तय करने के लिए निदेशक मंडल की अध्यक्ष के रूप में काम करती थी। परिचालन संबंधी मामले मैंने मिसे हेलेना की भरोसेमंद पेशेवर टीम को सौंप दिए थे। मैं अपना पूरा समय और दिल अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका की तैयारी में लगाना चाहती थी, एक मां बनने की। एक सुबह जब मैं मिसे हेलेना के शांत बगीचे में एक किताब पढ़ रही थी, एक नौकर एक पैकेट लेकर आया, एक छोटा लकड़ी का बक्सा जिस पर भेजने वाले का कोई नाम नहीं था। उत्सुकता से मैंने उसे खोला। उसके अंदर एक पुरानी नोटबुक और एक खत था। खत पर नर्म लिखावट जानी पहचानी लग रही थी। यह मिसेस सरिता का था, वित्त टीम की प्रमुख जिन्होंने मेरी मदद की थी। मैंने तुरंत जत खोला। प्रिय अनन्या जी, जब आप यह जत पान रही होंगी तो मैं शायद बहुत दूर जा चुकी होंगी। बिना बताए जाने के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। उन सभी घटनाओं के बाद मुझे कंपनी में रहने और आपका सामना करने में शर्म महसूस हो रही थी। हालांकि मैंने आपको सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन मुझे लगता है कि चुप रहना और डायरेक्टर विक्रम के गलत कामों को होने देना भी एक पाप था। मैंने आपसे बहुत ज्यादा पैसे ले लिए थे, वह पैसा जिसके मैं लायक नहीं थी। उस पैसे से मैं अपनी बेटी का अमेरिका में पढ़ने का सपना पूरा कर सकी। मैं मानती हूं कि मेरी बेटी के प्रति मेरा कर्ज चुक गया है। यह नोटबुक
काछी सोचने विचारने के बाद आखिरकार मैंने इसे आपको भेजने का फैसला किया। यह एक व्यक्तिगत रिकॉर्ड है जो मैंने डायरेक्टर विक्रम के अधीन काम करते समय बनाया था। शायद इसमें ऐसे राह हों जो जांच अधिकारियों को भी न मिले हों। मुझे नहीं पता कि यह आपकी ओर मदद करेगा या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको पूरी सच्चाई जानने का है। उम्मीद है आप और आपका छोटा बच्चा हमेशा शांत रहेंगे। आपकी सरिता। मैंने तुरंत नोटबुक खोली। हर पन्ने पर संदिग्ध लेन देन, गुप्त बैठकें और साजिशें करीने से दर्ज थीं जो मिसेस सरिता ने अनजाने में सुनी थीं। और आखिरी पन्ने पर मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा जिसने मुझे स्तब्ध कर दिया। तारीख X महीना Y। आज डायरेक्टर विक्रम की फिर से रत्ना देवी से लड़ाई हुई। मैंने अनजाने में सुन लिया। रत्ना देवी ने धमकी दी, अगर डायरेक्टर ने उन्हें पैसा नहीं दिया तो वह डायरेक्टर के पिता की मौत की सच्चाई उजागर कर देंगी। डायरेक्टर के पिता? क्या उनका निधन दिल का दौरा पड़ने से नहीं हुआ था? यह और कौन सा भयानक राव था? मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। विक्रम के पिता श्री राठौर। मैं सिर्फ इतना जानती थी कि लगभग 10 साल पहले उनका अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। रत्ना देवी और उनके बेटे के उनके साथ रहने के कुछ ही समय बाद एक ऐसी मौत जिसे स्वाभाविक माना गया और जिस पर किसी ने कभी शक नहीं किया। लेकिन इस लिखावट ने एक और भयानक संभावना की ओर इशारा किया। क्या उनकी मौत सच में स्वाभाविक थी या यह एक और अपराध था जिसे दबा दिया गया था? मैंने नोटबुक बंद कर दी। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने सोचा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने सिर्फ एक ससे हुए प्याज की एक परत उतारी थी। इसके अंदर पाप की ओर कितनी परतें छिपी थीं। मिसेस सरिता की नोटबुक एक टाइम बम की तरह थी जिसने मेरी शांत होने लगी जिंदगी को फिर से हिला दिया। मेरे पूर्व ससुर की मौत का राव मुझे लगातार परेशान करता रहा। कई रातों तक मैं सोचती रही कि क्या मुझे यह मामला फिर से खोलना चाहिए। एक तरफ मेरा दिल कहता था कि अतीत को दच्छन रहने दो। अपराधी सजा पा चुके थे और मैंने एक नई जिंदगी पाली थी। इसीलिए अब और जटिल और खतरनाक मामलों में शामिल मत हो। मत दिल में आपका 20 के ताकि दूरी में खें। लेकिन दूसरी तरफ मेरा हमीर इसकी इन्हात नहीं दे रहा था। अगर यह सच में एक हत्या थी तो मृतक की आत्मा को शांति नहीं मिली होगी और अपराधी, भले ही वे जेल में थे, उस पाप के लिए सजा नहीं पाए थे। आखिरकार मैं मिसेस हेलेना से मिली। वह एकमात्र व्यक्ति थीं जिन पर मैं सलाह के लिए भरोसा कर सकती थी। उस नोटबुक की जांच करने और मेरी कहानी सुनने के बाद मिसेस हेलेना काजी देर तक सोच में डूबी रहीं। अनन्या, यह कोई साधारण मामला नहीं है, उन्होंने एक गंभीर आवाज में कहा। यह 10 साल पहले हुआ था। सभी सबूत शायद गायब हो चुके हैं। और तो और मुख्य संदिग्ध विक्रम और रत्ना देवी दोनों पहले से ही जेल में हैं। जांच फिर से खोलना न सिर्फ बहुत मुश्किल होगा बल्कि तुम्हारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन अगर यह सच है आंटी, तो हम अनजान होने का नाटक नहीं कर सकते। मैंने एक दृढ़ नजर से कहा, किसी की जान को ऐसे ही नहीं भुलाया जा सकता। मिसेस हेलेना ने मुझे देखा और फिर धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मैं समझती हूं, मेरी यह बेटी सच में बड़ी हो गई है। न सिर मबूत बल्कि एक दयालु दिल वाली भी। ठीक है, अगर तुमने फैसला कर लिया है तो मैं अंत तक तुम्हारी मदद करूंगी। उन्होंने फोन का रिसीवर उठाया और अपने एक पुराने दोस्त को फोन किया, एक सेवानिवृत्त पुलिस जनरल जिनका पुलिस बल में अभी भी बड़ा प्रभाव था। उन्होंने मामले की स्थिति, विसंगतियां और मिसेस सरिता के नोट्स के बारे में बताया। फोन के दूसरी तरफ जनरल ने ध्यान से सुना और गुप्त रूप से फिर से जांच करने का वादा किया। जांच चुपचाप चल रही थी। मैंने अपना ध्यान बच्चे के जन्म की तैयारी और अपने निवेश कोष के प्रबंधन पर केंद्रित करने की कोशिश की ताकि मेरा दिमाग न भटके। लेकिन हर दिन मैं चिंता से बर का इंतजार करती। लगभग 1 महीने बाद जनरल व्यक्तिगत रूप से मुझसे और मिसेस हेलेना से मिले। हमें कुछ सुराग मिले हैं, उन्होंने एक धीमी और आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा। मेडिकल रिकॉर्ड के अनुसार श्री राठौर को दिल की बीमारी का इतिहास था। लेकिन अजीब बात यह है कि उनकी मृत्यु की रात उनके साथ घर पर एकमात्र व्यक्ति रत्ना देवी थीं। विक्रम उस समय काम के सिलसिले में शहर से बाहर था। रत्ना देवी ने गवाही दी कि उनके पति को अचानक दिल का दौरा पड़ा और एम्बुलेंस आने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। इसमें संदिग्ध क्या है? मैंने चिंता से पूछा। हम उस समय आए मेडिकल स्टाफ को खोजने में कामयाब रहे। उसकी गवाही के अनुसार जब वह घटना स्थल पर पहुंचा
तो रत्ना देवी किसी ऐसे व्यक्ति के लिए असाधारण रूप से शांत थीं जिसने अभी अभी अपने पति को खोया हो, और उसने अनजाने में बिस्तर के पास की मेज पर बिना लेबल वाली एक अजीब दवा की बोतल देखी। जब वह पूछने वाला था तो रत्ना देवी ने उसे जल्दी से हटा दिया। अजीब दवा की बोतल। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जनरल ने आगे कहा, हमें एक और चौंकाने वाला तथ्य मिला। रत्ना देवी श्री राठौर की दानूनी पत्नी नहीं थीं, बल्कि उनकी रखैल थीं। श्री राठौर की सानूनी पत्नी कुछ समय पहले बीमारी से मर गई थीं। श्री राठौर द्वारा छोड़ी गई वसीयत के अनुसार उनकी सारी संपत्ति उनके इकलौते बेटे विक्रम को विरासत में मिली थी, लेकिन एक शर्त के साथ। विक्रम 30 साल का होने के बाद ही अपनी पूरी विरासत का उपयोग कर सकता था। अगर श्री राठौर उससे पहले मर जाते तो उनकी संपत्ति एक ट्रस्टी बोर्ड द्वारा प्रबंधित की जाती और रत्ना देवी को एक पैसा भी नहीं मिलता। सब कुछ एक पल में सान हो गया। मकसद बिल्कुल स्पष्ट था। रत्ना देवी श्री राठौर के साथ थीं, लेकिन उनके पास न तो कोई कानूनी दर्जा था और न ही कोई संपत्ति। उन्हें डर था कि उन्हें हाली हाथ निकाल दिया जाएगा। अगर श्री राठौर विक्रम के 30 साल के होने से ठीक पहले मर जाते तो वह विक्रम की एकमात्र अभिभावक के रूप में उस पूरी संपत्ति को नियंत्रित कर सकती थीं। हमारा अनुमान है कि रत्ना देवी ने श्री राठौर को मारने के लिए एक ऐसे जहर का इस्तेमाल किया जो दिल के दौरे जैसे लक्षणों को ट्रिगर करता है, जनरल ने निष्कर्ष निकाला। लेकिन इसे साबित करने के लिए हमें आसिरी सबूत की जरूरत है। उसका अपना इब्बालिया बयान। रत्ना देवी जैसी बोही लोमही से इब्बालिया बयान लेना आसान नहीं था। खासकर जेल में उन्होंने कभी कुछ भी स्वीकार नहीं किया। लगातार चिल्लाती रहीं कि वह निर्दोष हैं और मुझे उनके पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए कोसती रहीं। लेकिन पुलिस के अपने तरीके थे। उन्होंने यातना का नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध का इस्तेमाल किया। उन्होंने रत्ना देवी को जेल में विक्रम की वर्तमान स्थिति दिखाई, जो दुख और निराशा में जी रहा था। उन्होंने उसे फुसलाया। अगर वह ईमानदारी से कबूल करती तो उसकी सजा कम की जा सकती थी और उसे अपने बेटे से जल्दी मिलने का मौका मिल सकता था। लेकिन निर्णायक वार तब हुआ जब उन्होंने रत्ना देवी को वरुण, विक्रम के चचेरे भाई से मिलवाया। वह अच्छा और भोला भाला नौजवान उस महिला के सामने घुटनों के बल बैठ गया जिसने उसे और उसके परिवार को बर्बाद कर दिया था। बिना एक भी शब्द दोष दिए उसने सिर्ज पूछा, मौसी जी, आपने मेरी मां के साथ ऐसा क्यों किया? मेरी मां की क्या गलती थी? उस मासूम और पीड़ा भरे सवाल ने रत्ना देवी के आजिरी बचाव के किले को पूरी तरह से ढा दिया। उसने वरुण में अपनी बेचारी बहन और अपने भतीजे की छवि देखी जिसे उसने ठंडे दिल से फेंक दिया था। वह मेह पर गिर गईं और दहाड़े मारकर रोने लगीं और अपनी सिसकियों के बीच उन्होंने सब कुछ कबूल कर लिया। उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने श्री राठौर की चाय में काला बहार से मिलाया हुआ जहर मिलाया था। उन्होंने कबूल किया कि वह शांति से बैठी रहीं और उन्हें दर्द में तपते हुए देखा जब तक कि उनकी आजिरी सांस नहीं निकल गई। और फिर उन्होंने अचानक दिल के दौरे का एक आदर्श नाटक रचा। 10 साल से दबा हुआ एक भयानक अपराध आखिरकार रोशनी में आ गया। एक विशेष सुनवाई आयोजित की गई। रत्ना देवी, जो पहले से ही एक जैदी थीं, अब एक हत्या के मामले में आरोपी बन गई। उनके इब्बालिया बयान और अकाट्य सबूतों के साथ उन्हें एक और सजा मिली, एक ऐसी सजा जो उनके पापों के बराबर थी, आजीवन कारावास। अपने पिता की मौत की सच्चाई जानकर विक्रम पूरी तरह से टूट गया। वह मां जिसे वह इतना सम्मान देता था, जो हमेशा उसे उसकी सभी गलतियों से बचाती थी, वही उसके पिता की आतिल निकली। उसका आखिरी विश्वास ढह गया और वह जेल में अपना दिमागी संतुलन खोने लगा। जिस दिन रत्ना देवी को सजा सुनाई गई, मैं अदालत नहीं गई। मैं सिर्फ घर पर बैठी अपने दिवंगत माता पिता की तस्वीर के सामने अगरबत्ती जलाई और मैंने विक्रम की दिवंगत मौसी और अपने पूर्व ससुर की तस्वीर भी रखी। मैंने फुसफुसाया, सब कुछ खत्म हो गया, शांति से आराम कीजिए। एक लंबा बुरा सपना आखिरकार खत्म हो गया। न्याय भले ही देर से मिला, आखिरकार पूरी तरह से मिल गया। मेरा दिल असाधारण रूप से शांत और हल्का महसूस कर रहा था। मैंने सही काम किया था, न सिर्फ अपने लिए बल्कि उन मासूम आत्माओं के लिए भी जो शिकार बनी थीं। समय में सचमुच एक रहस्यमयी शक्ति होती है। यह घावों को नहीं मिटाता, लेकिन यह उन पर भूलने की धूल छिड़क देता है, पिया के तेम कोनों को कुंद कर देता है और आखिरकार सभी के लिए उचित न्याय वापस लाता है।
उस जीवन रूपी भूकंप के आज़िरी झटकों के शांत होने के बाद मेरे पैरों के नीचे की जमीन अब नहीं कांप रही थी। इसके बजाय एक दृढ़ता और शांति आई जिसे मैंने बहुत लंबे समय से महसूस नहीं किया था। तूफान के बाद का आसमान हमेशा ज्यादा शांत और ऊंचा होता है और मेरी सुबह, असली सुबह आखिरकार आ गई। न सिर्फ उज्जवल बल्कि पुनर्जनन और आशा की गर्मी भी लेकर आई। मैं जीत के नशे में नहीं थी या अपनी आत्मा को बदला लेने की खुशी से मैला नहीं कर रही थी। इसके बजाय मैंने अपने हाथों से एक नया भविष्य बनाने के लिए आगे बढ़ना चुना। उस जीवन में मैं अब न तो पीड़ित थी और न ही जज, बल्कि अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए खुशी की निर्माता थी। फैसले के कुछ महीने बाद मैंने अपनी जिंदगी में एक छोटे से रिश्ते का स्वागत किया। मेरी बेटी आनंदी मेरे और मेरी गॉडमदर के प्यार के बीच पैदा हुई। जब मैंने पहली बार उसे अपनी गोद में लिया, अपने आलिंगन में एक छोटी सी गर्म जिंदगी को महसूस किया तो अतीत के सभी दर्द और घाव जैसे भर गए। उसकी आंखें मेरी तरह काली थीं, लेकिन उसे अपनी दादी का ऊंचा माथा और उज्जवल मुस्कान विरासत में मिली थी जिनसे वह कभी नहीं मिली थी। उसे देखकर मुझे पता था कि मुझे दुनिया की सबसे कीमती चीज मिल गई है। जीने का एक कारण, संघर्ष करने का एक कारण और एक बेहतर इंसान बनने का एक कारण। वह सिर्फ मेरी बेटी नहीं थी, वह एक नई शुरुआत का प्रतीक थी, एक लचीली जीवन शक्ति जो विनाश की राख से खिली थी। मैं उस पुरानी कंपनी में वापस नहीं गई जो विश्वासघात और कचवी यादों से दानदार थी। मैंने उसे मेंटेन वाले घर के साथ बेच दिया। मैं अतीत से पूरी तरह से नाता तोड़ना चाहती थी। विक्रम और उसके परिवार की हर चीज को पीछे छोड़ना चाहती थी। तलाम के गुआरा भत्ते और मेरी अपनी संपत्ति से प्रोपास को बात पर अलग से बड़ी कंपनी करती है। मैं एक शानदार जिंदगी जी सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मेरी सास और विक्रम के साथ के अनुभव ने मुझे सिखाया कि पैसा एक उपयोगी उपकरण हो सकता है, लेकिन यह कभी भी मन की शांति नहीं खरीद सकता। भौतिक धन का पीछा करने के बजाय मैंने कुछ और कीमती चीज का पीछा करने का फैसला किया। मनु का कोच का अर्थ, मैंने अपनी अधिकांश संपत्ति का उपयोग नई किरण फाउंडेशन की स्थापना के लिए किया, एक गैर लाभकारी संगठन जो घरेलू हिंसा और वैवाहिक धोखाधड़ी के शिकार लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता और मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करता है। मैं अपने दर्दनाक अनुभव का उपयोग दूसरी महिलाओं की मदद करने के लिए एक दीपक के रूप में करना चाहती थी, उन्हें यह बताने के लिए कि वे अकेली नहीं हैं, कि उन्हें सुरक्षा का अधिकार है और उनमें फिर से उठ खड़े होने की ताकत है। मेरी गॉडमदर मिसेस हेलेना फाउंडेशन की सलाहकार बनी। उनकी बुद्धिमत्ता, अनुभव और नेटवर्क ने इस फाउंडेशन को तेजी से विकसित होने और समाज में एक बड़ा प्रभाव डालने में मदद की। हमने सेमिनार, कानूनी परामर्श आयोजित किए और उन महिलाओं के लिए सुरक्षित घर प्रदान किए जिन्हें आपातकालीन आश्रय की आवश्यकता थी। हर मदद पाने वाले व्यक्ति आंसुओं के बाद हर लौटी हुई मुस्कान ने मुझे असीम खुशी और शांति दी। मैंने अपनी पिया को समुदाय के लिए एक शक्ति में बदल दिया और यह खुद को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका था। फाउंडेशन की गतिविधियों के अलावा मैंने अपना करियर बनाना शुरू किया, एक ऐसा करियर जो अब किसी भी पुरुष की छाया में नहीं था। मैंने उस उथल पुथल भरी व्यापार की दुनिया में वापस जाना नहीं चुना। इसके बजाय मैं एक शांत जुनून पर वापस लौटी जिसे मैंने कॉलेज के दिनों से सहेज कर रखा था, कला। मैंने आनंदी नाम से एक छोटी सी गैलरी खोली अपनी बेटी के नाम पर। यह न सिर्फ प्रतिभाशाली युवा चित्रकारों के कामों को प्रदर्शित करती है, बल्कि यह गैलरी कमजोर तबके के बच्चों के लिए मुफ्त कला कक्षाएं भी आयोजित करती है। मैं उनकी आत्माओं में सुंदरता और रचनात्मकता के बीज बोना चाहती थी, इस उम्मीद में कि कला घावों को भर सकती है और उनके सपनों को पंख दे सकती है। मेरी जिंदगी अब व्यस्त थी, लेकिन असाधारण रूप से शांतिपूर्ण। सुबह मैं अपनी बेटी के साथ खेलती, उसे अपनी साज आंखों से दुनिया को खोजते हुए देखती। दोपहर में मैं गैलरी जाती, रंगों और रचनात्मक विचारों की दुनिया में डूब जाती। शाम को मैं फाउंडेशन का काम संभालती, साइलें पाती, कहानियां सुनती और टीम के साथ समाधान खोजती। कभी कभी मिसे हेलेना स्वादिष्ट भोजन और कीमती सलाह लेकर आती। हम 3 पीढ़ियों की महिलाएं इकट्ठी होती, कहानियां और हंसी साझा करती। मेरा घर अब एक ठंडा हवेली नहीं था, बल्कि एक गर्म घोंसला था जो प्यार और हंसी से भरा था। एक वीकेंड की शाम
जब मैं और आनंदी बगीचे में अनाड़ीपन से पेंटिंग कर रहे थे, वरुण, विक्रम का चचेरा भाई, मिलने आया। वह शर्मीला गांव का नौजवान नहीं था। मेरी और मिसें हेलेना की मदद से 2 साल की पढ़ाई के बाद उसने विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में स्नातक किया और अब एक BAE शिपयार्ड में एक सक्षम मैकेनिकल इंजीनियर था। वह आनंदी के लिए एक लखजी के जहां का खिलौना लाया था जो उसने खुद बनाया था। दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, उसने ईमानदारी से कहा। अगर आप न होती तो मैं शायद कभी भी उस मछली पकड़ने वाले गांव से बाहर नहीं निकल पाता। आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है, ऐसा मत कहो। मैं मुस्कुराई। यह तुम्हारी अपनी मेहनत का नतीजा है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। मेरे सामने उस ईमानदार और दृढ़ संकल्प वाले नौजवान को देखकर मेरा दिल बहुत गर्व महसूस कर रहा था। विक्रम के परिवार के पापों का बवंडर उसकी साज आत्मा को मैला करने में सफल नहीं हुआ था। वह इस बात का सबूत था कि सबसे अंधेरे माहौल में भी अच्छाई और दृढ़ संकल्प और विकसित हो सकते हैं। जीवन शांति से बहता रहा। मैं अब अतीत के बारे में यादा नहीं सोचती थी। वह एक पुरानी किताब में एक अध्याय बन गया था जिसमें कीमती सबक थे। मैं अब विक्रम या रत्ना देवी से नजरत नहीं करती थी। मुझे सिर्फ उनके लालच के कारण बर्बाद हुए जीवन पर दया आती थी। मैंने माच करना सीखा, उनके लिए नहीं बल्कि अपने लिए। नजरत के बोझ को छोड़ने और आत्मा की शांति और स्वतंत्रता पाने के लिए एक दिन अपनी मां की पुरानी तस्वीरें देखते हुए मुझे एक तस्वीर मिली जिसमें मेरी युवा मां एक अजनबी आदमी के साथ खड़ी थीं। वे बहुत खुश हंस रहे थे, एक दूसरे को प्यार से देख रहे थे। तस्वीर के पीछे लिखा था, गोवा 1990। मुझे अचानक एहसास हुआ, मैं अपने पिता से मिलने से पहले अपनी मां के जीवन के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानती थी। मैं वह तस्वीर लेकर मिसे हेलेना के पास गई। उन्होंने तस्वीर को देखा, उनकी नजरें दूर तक गईं। यह तुम्हारी मां का पहला प्यार था। कहानी एक गरीब लेकिन प्रतिभाशाली चित्रकार की है। वे एक दूसरे से बहुत गहराई से प्यार करते थे, लेकिन पारिवारिक विरोध और सामाजिक स्थिति में अंतर के कारण उन्हें आखिरकार अलग होना पड़ा। मिसे हेलेना की कहानी सुनकर मैं चौंक गई। मेरी मां के भी अतीत में एक दुखद प्रेम कहानी थी। मुझे अचानक एहसास हुआ, हर औरत, चाहे वह कितनी भी महबूब क्यों ना हो, उसके दिल में एक छिपा हुआ कोना और घाव जरूर होता है। प्यार हमेशा तुशी के साथ खत्म नहीं होता, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम इसका सामना कैसे करते हैं। हम तबाही के बाद कैसे उठते हैं और एक सार्थक जीवन जीते रहते हैं। मैंने उस तस्वीर में उस आदमी को खोजने की कोशिश नहीं की। मैंने अपनी मां के अतीत का सम्मान करना चुना। इसके बजाय मैंने एक यात्रा करने का फैसला किया। मैं आनंदी और मिसे हेलेना को गोवा ले गई। उस प्यार और यादों के शहर में हम समुद्र तट के किनारे चले, घने पेड़ों से ढके रास्तों पर घूमे और एक शांत पहाड़ी पर एक छोटी सी गैलरी में रुके। उस शांत कमरे में रंगीन परिदृश्यों के चित्रों के बीच मैंने अपनी दिवंगत मां के साथ एक अजीब सा जुड़ाव महसूस किया, जैसे मैं उन्हें युवावस्था में इन सड़कों पर चलते हुए देख सकती थी, प्यार और जुनून से भरी हुई। उस रात हम एक छोटे से कैंप में बैठे नीचे शहर की टिमटिमाती रोशनियों को देख रहे थे जो एक आकाशगंगा की तरह लग रही थीं। आनंदी मेरी गोद में गहरी नींद में सो रही थी। मिसे हेलेना ने धीरे से कहा, तुम्हें अब देखकर मुझे तुम्हारी मां की याद आ रही है। तुम्हारी मां को तुम पर बहुत गर्व होता। मैं संतुष्टि से मुस्कुराई। हाँ, मां को जरूर गर्व होता। मैंने जीवन की त्रासदी को मुझे नष्ट नहीं करने दिया। मैं और मजबूत होकर उठी, एक ऐसा जीवन जी रही थी जो शायद उनकी उम्मीदों से भी ज्यादा उज्जवल था। मैं अब किसी दूसरे आदमी से एक शांतिपूर्ण आश्रय की तलाश में नहीं थी। मैंने वह आश्रय अपने हाथों से बनाया। एक महल या व्यापारिक साम्राज्य नहीं, बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता, काम में खुशी, मेरी बेटी की हंसी और मेरे प्रियजनों से बिना शर्त प्यार। मेरी नई सुबह एक अंतिम बिंदु नहीं थी, यह एक यात्रा थी और मुझे पता था कि यह यात्रा बहुत लंबी और खूबसूरत होगी, जिसमें भविष्य में हमारे मां और बेटी के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें इंतजार कर रही थीं। हाँ,